हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE ऑन यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 जहां पे आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में जैसा कि मैंने आपसे हमेशा से वादा किया कि मैं कोशिश ये करता हूं कि एक दिन में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूं, जिसमें कि आपकी समरी हो जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाए। तो भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से शुरू करते चीजों को। सर्कुलर मोशन के बारे में अगर मैं पूछूं तो बहुत बेसिक सी बात है, आप भी जानते हो एक 2 डायमेंशनल मोशन है जहां पे 2 कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज होते हैं। अब सर्कुलर मोशन की परिभाषा किसी एक आम आदमी से पूछ ली जाए तो वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में चलेगा तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। यस तो यहां पे भी वही बात है बेटा, इफ अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन such that its distance from a fixed point or a moving point remains constant, then its motion is called as the circular motion with respect to that fixed point. अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है सच दैट उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, या फिर किसी केसेस में ये मूवेबल पॉइंट भी हो जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अभी मैं फिक्स पॉइंट की बात करता हूं। कोई भी पार्टिकल मोशन करता है इन सच अ वे कि उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट दैट रिमेन्स सेम, दैट डिस्टेंस रिमेन्स सेम। तो बेटा इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू दिस फिक्स पॉइंट। मैंने क्या बोला आपसे कि भाई रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, तो वो किसी के रेस्पेक्ट में है ना। तो फिक्स पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसके लिए ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन होती है सर्कुलर मोशन की। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन की परिभाषा पढ़ने के बाद हम आते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट पे, जो कि होता है एंगुलर वेलोसिटी का। बेटा देखो यार क्या है, यहां पे सारी बातें वही सब है, कोई नई बात ऐसी नहीं चलेगी। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा ज्ञान दे देता हूं यहां पे, ताकि आगे की 3-4 स्लाइड्स आपकी बहुत इजीली निकल जाए। यहां पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ, या फिर मैं बोलूं हम कंपेयर करेंगे लीनियर मोशन का सर्कुलर मोशन के साथ, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पे हमारा कंपैरिजन होगा लीनियर मोशन का सर्कुलर मोशन से। तो बेटा लीनियर मोशन जब भी 1 डायमेंशन मोशन की बात होती है तो वो लीनियर मोशन होता था, यहां पे सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन मोशन हो रहा है। चलो ये सब बातें बात की थी, इस पे नहीं आएंगे। लीनियर मोशन की जब हमने बात करी थी तो आपने क्या क्या पैरामीटर्स पढ़े थे। यहां पे हमने पढ़ा था सर, यहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना, हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा जहां पे आप डिस्प्लेसमेंट डी लिखते थे या एस लिखते थे, सर्कुलर मोशन में आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा बेटा यहां पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जानते हो ये वाली बातें सर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी मैं बता देता हूं, रुको जरा, सारे एक साथ बता दूंगा। यहां आप पढ़ते थे वेलोसिटी, जिसको आप लिखते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। यहां लिखते थे वेलोसिटी जो कि होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मेरे बच्चे यहां पे होगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करेंगे हम लोग इसको, ओमेगा से डिनोट करते ही होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिख देते हैं, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं। तो यहां पे जो आप वेलोसिटी लिखते थे जिसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते थे, यहां हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा यहां पे आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था जिसको बोलते थे वेलोसिटी अपॉन टाइम। बिल्कुल सर, यहां पे भी हम क्या बात करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जिसको कि कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन which is your angular velocity upon time, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा टी वाला रिलेशन आता है। पहले इन सारी बातों को नोट करो, फिर उसके बाद मैं इस तीनों के बारे में डिफाइन करता हूं कि क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है एंगुलर वेलोसिटी और क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। नोट करो जल्दी से, चलो भाई लिख लिए सारी बातें। अब मैं इनके मतलब समझाता हूं, क्या है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है एंगुलर वेलोसिटी और क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई बड़ा सिंपल सा काम है, एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सर्कुलर मोशन, लो भाई, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, सब बढ़िया बन गया एकदम मस्त।
सीधी बन गई लाइन, क्या बात है। मान लो एक पार्टिकल हमारा कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल था हमारे पास में, ये पार्टिकल इनिशियली यहां पे था इस जगह पे, एंड फाइनली ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा। इनिशियली बोले तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था, और एट एनी टाइम t टाइम पे पार्टिकल यहां पहुंच गया। बेटा यहां से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, दिस इज द फिक्स पॉइंट, जिसको कि हमने प्यार से नाम दिया था सेंटर। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम सेंटर कहते हैं। बेटा ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पार्टिकल का, आप देख सकते हो ये रहा पार्टिकल, तो यहां से लेके यहां तक एक पोजीशन वेक्टर बना लीजिए पार्टिकल के लिए, ये रहा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। ये पार्टिकल जैसे जैसे इधर जाएगा पोजीशन वेक्टर इधर खिसकेगा, और पोजीशन वेक्टर ये फाइनल वाला पोजीशन वेक्टर बन गया पार्टिकल का। दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। बेटा टी टाइम में पार्टिकल ने इतना यहां पे डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो यहां पे हम देखते हैं कि इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया। पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, जो एंगल उसने सेंटर पे सबटेंड किया होगा, इसको कहते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट द सेंटर, है ना। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय पार्टिकल एट सेंटर इन टाइम टी टाइम में पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने सेंटर पे जो एंगल बनाया उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे बेटा। अब क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल है, तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट रहेगी बेटा वो रहेगी रेडियन, और आपको एंगल कंसीडर भी रेडियन में करना है, डिग्री में मत लेना इस एंगल को, ठीक है। तो ये जो एंगल है बेटा आप इसको किस में कंसीडर करेंगे? ये जो एंगल है हमारे पास आप इसको कंसीडर करेंगे रेडियन में, ना कि डिग्री में। ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में लेना हमेशा। यूनिट हो जाएगी रेडियन, डायमेंशन इसका डायमेंशनलेस होता है, ये सारी बातें आपको पता है, इसमें कुछ बताने वाली बातें नहीं है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब एनालॉगी से आप कहते हो कि जो वेलोसिटी होता है इट इज ds बाई dt, होता है कि नहीं होता है भाई? बोलो सारा। वेलोसिटी को आप ds बाई dt बोलते हो, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी को भी हम जो लिखते हैं वो होता है, अब एंगुलर वेलोसिटी में भी दो बातें हो जाएगी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी में भी दो बातें हो जाएगी, एक एवरेज वाला एक इंस्टेंटेनियस वाला, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। अगर मैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालता हूं इट विल बी योर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है। टी टाइम में जितने ओवरऑल टाइम में कितना उसने एंगल कवर किया है वो हम यहां से डेल्टा थीटा से निकाल लेंगे, अपॉन डेल्टा टी करने से आपको एवरेज मिलता है। लेकिन यही चीज मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर लूं तो इंस्टेंटेनियस बेटा हो जाता है डी थीटा बाई डी टी। यहां पे आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना होता है, तो इससे आप एंगुलर वेलोसिटी को निकाल सकते हो। जैसा आप नॉर्मल वेलोसिटी के लिए करते थे वैसे ही काम आप एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी करोगे। बेटा इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट क्या रहेगा इसका? वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड होना चाहिए, लेकिन यहां पे रेडियन पर सेकंड होता है बेटा। ऊपर वाले का यूनिट रेडियन, नीचे वाले का यूनिट सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट। डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन होता है बेटा t माइनस का 1, इसका डायमेंशन हो जाएगा t माइनस का 1। तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड, इसका डायमेंशन होता है t माइनस 1। ये हमारे एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है तो उसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी विच इज गिवन बाय ओमेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन की भी बातें होती है जो कि अल्फा होता है, उसके लिए कुछ केसेस होते हैं वो अभी हम आगे चल के देख लेंगे। वैसे मैं एक जनरल वाला केस बता देता हूं उसका भी। तीसरा होता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा जब मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो जैसा आप एक्सेलरेशन को लिखते थे dv बाई dt लिखते थे ना, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी मैं बातें करूंगा। एवरेज वाली बात आएगी तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी कर लेना एवरेज के लिए। इंस्टेंटेनियस की बात आएगी बेटा तो डी अल्फा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, सॉरी।
ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। एवरेज होगा तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस वाली बातें करोगे तो डी ओमेगा बाय डी टी, जैसा कि हम वहां पे लीनियर मोशन में करते थे। बेटा जो काम आपने लीनियर मोशन में किया ना, सारे के सारे काम यहां पे चलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां पे आप पहले डिस्प्लेसमेंट लिखते थे वहां पे आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जहां पे वेलोसिटी लिखते थे वहां आएगा एंगुलर वेलोसिटी, जहां पे एक्सेलरेशन लिखते थे वहां आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है इसमें। इवन इक्वेशंस ऑफ मोशन भी सेम है। चलो इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बता देता हूं आप लोग को। वहां क्या लिखते थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। क्या ये वाली इक्वेशंस लिखी थी आप लोगों ने? तो यही सारी की सारी इक्वेशंस यहां पे भी लगा दीजिए। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर, फिर यहां पे ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बेटा यहां पे ओमेगा क्या हो जाएगा, यहां पे ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा जो हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और बाकी सब तो आपको पता है। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं, चलो यार। और अल्फा हो जाएगा बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल वैलिड है, एस एन एथ का भी लगा सकते हो आप लोग चाहो तो, है ना। एस एन एथ की जगह थीटा आ जाएगा, nth टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। भाई एनालॉगी है, जहां पे s आएगा वहां थीटा आएगा, जहां u है वहां ओमेगा नॉट, जहां v है वहां पे ओमेगा, और जहां पे a है वहां पे अल्फा आ जाएगा। टाइम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। टाइम बोलता है भैया मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से कि सर्कुलर मोशन हो रहा है या फिर लीनियर मोशन हो रहा है, हम अपनी वैल्यू फिक्स रखते हैं। सो टाइम सेम रहेगा, बाकी चीजें चेंज हो जाएगी बेटा। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग। किया नोट सभी ने? चलिए भाई, एंगुलर वेलोसिटी मैंने क्या बोला था बेटा, इंस्टेंटेनियस की बात करोगे डी थीटा बाई डी टी, एवरेज की बात करोगे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। कोई भी पार्टिकल मान लीजिए चल रहा है बेटा, ठीक है, तो चलते चलते मान लो यहां से पार्टिकल ने चलना शुरू किया। पहले टाइम t1 में वो चला यहां पे θ1 एंगल, दूसरे टाइम t2 में वो चला यहां पे θ2 एंगल। बेटा तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो आप। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो θ1 प्लस θ2 अपॉन टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2। लो भाई ऐसे करना पड़ेगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम θ1 प्लस θ2 इज द नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। खत्म कहानी। सही है ना, कर सकते हो ना ऐसे काम। अच्छा मान लो कोई तुम्हें ऐसे दे दे कि कोई पार्टिकल है सर, मान लो यहां पे t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां था भाई, t1 टाइम में उसने एंगल किया यहां से कवर कितना, θ1। t2 टाइम के अंदर उसने एंगल यहां से कवर किया कितना, θ2। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं वो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग है। सो t1 से t2 के बीच में बताइए व्हाट विल बी द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे t1 से t2 के बीच में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय, भाई t1 से t2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, θ2 माइनस का θ1। क्या इतना सा एंगल इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? हाँ सर, ये एंगल कितना होगा, θ2 माइनस θ1। तो यहां पे बेटा ये हो जाएगा θ2 माइनस का θ1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। सिनेरियो में बहुत अंतर आएगा। यहां टोटल टाइम इतने से को ही कंसीडर करना है, क्योंकि इतने से पार्ट में एंगुलर वेलोसिटी मांग रहा है। यहां पे क्या कर रहा था, यहां से लेके यहां तक पूरे पार्ट में वो एंगुलर एवरेज मांग रहा था। यहां वो पूरे पार्ट में एवरेज मांग रहा था मेरे बच्चे, और यहां पे वो सिर्फ इतने से पार्ट में एवरेज मांग रहा है। तो आपको बस इतना सा सोचना है कि वो किस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रहा है, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। फिर कोई समस्या तो नहीं है किसी को? भैया ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी बोल रहे हो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन वगैरह कैसे बताएंगे? राइट हैंड का रूल यूज करना बेटा। जैसे यहां पे देखो, यहां पे गोल इस साइड घूम रहा है ना, अगर पार्टिकल का मोशन किस टाइप से हो रहा है सर, यहां पे आप देख सकते हो पार्टिकल ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहा है इधर, है ना।
तो अपना राइट हैंड लेना, इस डायरेक्शन में घुमाना, तो अंगूठा जो है आपका डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। पार्टिकल किस तरफ घूम रहा है, क्या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। बेटा ये जो है ये कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो एक एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो अलोंग द एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये रही एक्सिस बेटा, ये होती है एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर यहां पे पार्टिकल हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपना राइट हैंड लेना, राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाना, अंगूठा अंदर जा रहा है तो दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। अंदर की तरफ जाना है बेटा, इनटू द प्लेन। अगर आपको इनटू द प्लेन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे इसको, इनटू द प्लेन डायरेक्शन दिखानी है तो ऐसे दिखाना। आउट ऑफ द प्लेन अगर डायरेक्शन दिखानी है तो आप डायरेक्शन दिखाने के लिए एक डॉट बनाना और ऐसे गोले से बंद कर देना। प्लेन के अंदर, बोर्ड के अंदर जाते हुए अगर डायरेक्शन दिखानी है तो क्रॉस बनाना, बोर्ड से बाहर आते हुए डायरेक्शन बतानी है तो डॉट बताना। ये सब तो पता ही है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें बेटा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। देख लिया सभी ने, लिख लिया सभी ने। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बेटा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन आता है विच इज गिवन बाय v इक्वल्स टू ओमेगा आर। लिख लेना बेटा, वेक्टर फॉर्मेट में बोलोगे तो v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा इसके डेरिवेशन के बारे में, कहां से आया फॉर्मूला, क्यों आया फॉर्मूला, कोई नहीं पूछता। वैसे मैं बता देता हूं, ये फॉर्मूला आया एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से बेटा। ये फॉर्मूला आया है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। डिफरेंशिएशन करा बेटा तो थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई आर। आर्क लेंथ मान लीजिए डी है अपने पास, डी थीटा आर। तो इन दैट केस बेटा थीटा जो है डी अपॉन आर हो जाएगा। दोनों तरफ आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये हो जाएगा बेटा डी थीटा बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी इक्वल्स टू, बेटा यहां पे आर्क को कुछ और लिख लेते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में मजा नहीं आएगा। फिर आर्क को लेट से हमने एल से डिनोट कर दिया। सो की तरफ डिफरेंशिएशन करो भैया, आर कांस्टेंट है, इट विल बी योर डी एल बाई डी टी। आर कांस्टेंट है, रेडियस फिक्स रहेगी, उसके साथ छेड़खानी की। डी थीटा बाई डी थीटा इज ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय आर इंटू वी। तो यहां से v इक्वल्स टू ओमेगा आर आ जाता है। लीजिए बेटा ये फॉर्मूला बनता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर। वेक्टर फॉर्मेट देखोगे तो v वेक्टर कैन बी रिटन एज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट मींस जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा वो ओमेगा के परपेंडिकुलर होगा, जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर होगा। क्या मतलब हुआ इसका सर, मैं सर अब बताता हूं। मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम पे, जब इतनी अच्छी सुविधा हमारे पास है, ठीक है, तो कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा, ये रहा यहां पे इसका आर रेडियस वेक्टर, दिस इज योर आर वेक्टर। पार्टिकल ऑलवेज टेंजेंशियल होता है बेटा। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज टेंजेंशियल होती है। किसी भी जगह आप बना के देख लो, पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, ऑलवेज रेडियस वेक्टर के वो परपेंडिकुलर होगी। किसी भी पॉइंट पे देख लो बच्चे, वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल, यानी कि रेडियस वेक्टर के ऑलवेज वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो हमेशा क्या रहेगा बेटा कि v वेक्टर जो है वो r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और अगर हमारा ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहा है, कौन से डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मुझे ओमेगा निकालना है। तो भैया ओमेगा निकालने का बड़ा सिंपल सा काम है, अपने राइट हैंड का पाम लो, फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, अंगूठा बाहर आ रहा है तो ओमेगा जो हो जाएगा वो बाहर की तरफ होगा। ओमेगा वेक्टर जो है वो प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है। तो ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है आर वेक्टर के, ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वी वेक्टर की भी। तो एक बात का ध्यान रखना, जब आप वी ओमेगा आर की इक्वेशन को लिखते हैं तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर है ये बातें सभी को, पक्का। तो यहां पे कोई शक तो नहीं, v इक्वल्स टू ओमेगा आर कहां से है, वो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से आता है, बट वो हमारे इतना कोई काम का नहीं, कोई पूछेगा नहीं, वो रिलेशन याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड नाउ लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो इसके पास दो लीनियर एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है।
एक लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो होता है टेंजेंशियल, जो कि स्पीड को एडजस्ट करने के काम आता है, और एक लीनियर एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल, जिसका काम है डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, तो जब भी मैं किसी सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो पार्टिकल के पास दो दो लीनियर एक्सेलरेशन होंगे। एक लीनियर एक्सेलरेशन को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम है स्पीड को चेंज एडजस्ट करने का। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? स्पीड को चेंज करने का। दूसरा जो एक्सेलरेशन होगा मेरे बच्चे वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो काम होता है सर वो है डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना। आपने भी देखा है कि यहां पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आपने देखा हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसे है सर ये जिम्मेदार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चीजों में? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसके पास वेलोसिटी इधर है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, ये इसको नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, नीचे खींचने की वजह से वेलोसिटी खिसक गई इधर। अभी भी इसको चैन नहीं मिला सर, अभी भी देखो ये इसको पकड़ के नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। जैसे इसको वेलोसिटी को नीचे खींचता है ये इधर आ जाता है। अभी भी इसको चैन नहीं मिला सर, अभी भी देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ खींच रहा है, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो वेलोसिटी ऐसे चेंज हो जाती है। फिर भी इसको संतुष्टि नहीं मिली सर, अभी भी खींच रहा है इसको, तो वेलोसिटी ऐसे चेंज हो गई। फिर भी इसको तसल्ली नहीं मिली तो इसने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगाया। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट किसी भी पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता रहता है जो कि इसकी वेलोसिटी को चेंज करे, बेटा डायरेक्शन को चेंज करे। आप देख सकते हो जैसे जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। और इसका काम बस इतना सा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करे। ये काम कौन करेगा? सेंट्रीपिटल करेगा। पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करने का काम कौन करेगा? सेंट्रीपिटल करेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है बेटा v²/r। ध्यान रखना है इस बात को। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है v²/r। यहां पे r हो जाता है रेडियस, v हो जाता है इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर बोलो तो स्पीड। ठीक है, अब यहां पे स्पीड मत बोलना है क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन आ चुका है, और 2 डायमेंशन में वेलोसिटी जब मैं बोलता हूं तो डायरेक्शन भी आती है, स्पीड अलग चीज हो जाती है। फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर यहां पे dv/dt होता है, यानी कि वो स्पीड को समय के साथ चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा आप देख सकते हो इस डायग्राम में हर जगह पे मैंने जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो v लिखा है। इस डायग्राम में हर जगह मैंने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v लिखा है। दैट मींस यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो हर जगह पार्टिकल की स्पीड सेम रहेगी। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो यहां पे वेलोसिटी v1, यहां पे v2, यहां पे v3, यहां पे v4, v5, 6, 7 और ऐसे करके यहां पे हर पॉइंट पे आप देख रहे हो स्पीड चेंज हो गई है। वेलोसिटी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, वो तो समझ आता है सर, सेंट्रीपिटल कर रहा है, लेकिन स्पीड चेंज करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करता है। ठीक है, ये वाला अंतर समझना। सर्कुलर मोशन में 2 टाइप के लीनियर एक्सेलरेशन होंगे, एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल का काम है स्पीड को चेंज करना, सेंट्रीपिटल का काम है डायरेक्शन को चेंज करना। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लिख लो इसको भी। लिख लिया सभी ने? यहां पे आ जाइए, यहां पे सारी बातें वही लिखी है बेटा। सो नेट एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, नेट लीनियर एक्सेलरेशन, तो इट विल बी α r प्लस ओमेगा v। कहां से है सर ये सारी बातें? भाई देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv/dt लिखा जाता है। चलो यहां पे देखो, यहां पे देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड को चेंज कर रहा है ना बेटा, तो at इक्वल्स टू dv/dt, v इक्वल्स टू ओमेगा r, r बाहर आ जाएगा, d/dt अल्फा होता है, तो r अल्फा इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो होता है v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो होता है v²/r। v को ओमेगा भी लिखते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r² मेरे बच्चे r से r मर जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर r भी कह सकते हो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं। और क्या क्या लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा इंटू v भी लिख सकते हैं।
तो बिल्कुल ये सारे फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए 100% वैलिड रहेंगे। आपको बस चेक करना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। लिख लिया सभी ने सारी बातें? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी द कंडीशन फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा जब भी मैं बोलूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां पे स्पीड कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी को कांस्टेंट करने की दुस्साहस मत करना तुम लोग, क्योंकि यहां पे एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, है ना बेटा। यहां पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो कभी भी भूले भटके ये मत बोलना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, गलत हो जाएगी बातें। वेलोसिटी यहां पे कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, बिकॉज डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। सिंस डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। बेटा यहां पे जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो अब ये बात कभी मत बोलना कि यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ, स्पीड जरूर कांस्टेंट रहेगी। यहां पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट होने के कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको आप dv/dt कहते थे, वो जीरो हो जाएगा। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी बात होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, यस सर। इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक केस आता है बेटा, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का केस बड़ा सिंपल सा है। कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, रस्सी लीजिए, उससे नीचे एक पत्थर लटका लीजिए। अब इस पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमाना। जैसे पत्थर को गोल गोल घुमाओगे, इस टाइप से एक कोन बनेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोन बनता हुआ, दिख रहा है? हाँ सर। तो क्योंकि इस पेंडुलम से, बेटा पेंडुलम क्या होता है, एक रस्सी से अगर किसी मास पार्टिकल को लटका दिया जाए तो पेंडुलम बन गया। एक रस्सी से किसी बॉब मतलब कोई भी मास पार्टिकल हो सकता है, अगर एक रस्सी से किसी मास पार्टिकल को लटका दिया तो वो पेंडुलम बनता है। बेटा ये पेंडुलम कैसा कोन बना रहा है, देखो तो, क्या ये पेंडुलम एक कोन बना रहा है? हाँ सर। तो इसको हम बोलते हैं बेटा कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलेंगे इसको? कोनिकल पेंडुलम। बेटा इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड वो हमसे पूछ लेता है कभी कभार कि भाई साहब इसका टाइम पीरियड क्या होगा। इसका टाइम पीरियड निकालना बड़ा आसान है। पहली बात तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट शुड बी 2π/ω। हमेशा ध्यान रखना, टाइम पीरियड जो होता है 2π/ω होता है। ठीक है, ठीक है सर। ओमेगा कोई जगह ये कैसे आया है सर, कहां से आया, कुछ नहीं पता हमें। तो इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो हमारे कोनिकल पेंडुलम को हम कंसीडर कर रहे थे और कुछ समय के लिए हमने कंसीडर किया कि ऐसे वाला केस, बॉब हमारा यहाँ पे है। मान लो ये पार्टिकल घूम रहा था, घूमते घूमते यहाँ पे है। बेटा यहाँ पे रस्सी के अंदर टेंशन T आएगा, नीचे की तरफ एक फोर्स mg लगेगा, और मैंने कहा कि अगर इसने वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया है तो एक टेंशन, ये थीटा एंगल यहां बनेगा, एंड दिस कम्स आउट बी T cos थीटा। अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको कहते हैं T sin थीटा। बेटा क्या, एक बात बताओ, इस पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नाम सुना है कभी इसके बारे में? नहीं सुना? क्यों करते हो ऐसा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं सुना कभी नाम? अरे भैया कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है? अरे भैया जो काम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का था ना, वही काम सेंट्रीपिटल फोर्स का है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या है काम? टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ग्राउंड से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप बता सकते हो कि भाई इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। वैसे ही एक और फंडा होता है मेरे बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है जो कि तभी फील कर पाओगे जब आप उस पार्टिकल के अंदर बैठे हो जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा वो मेले में जाते हो, वो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है, उसके अंदर बैठ जाओ तो ऐसे कैसे तुम बाहर की तरफ जाते रहते हो ना, है ना, चिल्लाते हो। फिर तो भाई क्या हुआ कि जब उस मेले में गए और झूले में बैठे, अब किसके साथ बैठे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है बैठ गए जस्ट, है ना। अब जब वो झूला गोल गोल घूमता है तो तुमने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा बाहर की तरफ। सर हमें फोर्स एक्सपीरियंस हुआ लेकिन पता नहीं लग रहा वो फोर्स लगा कौन रहा है?
ये है एक इमेजिनरी फोर्स जिसको कहते हैं सूडो फोर्स। और बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है मेरे बच्चे वो एक सूडो फोर्स होता है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो तभी फील करोगे व्हेन यू आर इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। जब आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हो तभी आपको ये चीज एक्सपीरियंस होगी। एक्सेलरेटिंग फ्रेम बोले तो जैसे कि झूला गोल गोल घूम रहा था बेटा, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा उसके पास ऑलवेज एक एक्सेलरेशन आएगा। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर हमेशा एक एक्सेलरेशन रहता है जो कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते थे हम लोग, ठीक है। तो बेटा जब कभी भी आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, जैसे झूले के अंदर बैठे हुए हो, तो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा बाहर की तरफ, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अगर आप झूले से बाहर यहां ग्राउंड पे खड़े हो तो बेटा आपको कोई भी फोर्स ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। यानी कि आप अगर स्टेशनरी फ्रेम में हो, स्टेशनरी सर वो वाली जहां पे किताबें मिलती है, नहीं, रुका हुआ फ्रेम। स्टेशनरी फ्रेम मतलब रुका हुआ, है ना, स्टेशनरी फ्रेम मतलब रुका हुआ फ्रेम। अगर आप रुके हुए फ्रेम से देखते हो तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स पाओगे, अगर आप चलते हुए फ्रेम में से ऑब्जर्व करते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पाओगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है, लिख लेना यहां पे। हालांकि आप देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है। फिर भी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है मेरे बच्चे वो सेम ही रहेगा। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है mv²/r, चाहे तो m ω²r या फिर m ω/v, जो फॉर्मूला अच्छा लगे वो लगाओ, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन है मेरे बच्चे। ये सेंट्रीपिटल फोर्स को FCP से लिखूंगा मैं, कंफ्यूज मत होना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को FCF से लिखेंगे, FCF, कंफ्यूज मत होना। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे बट डायरेक्शन आप देख सकते हो दोनों की अपोजिट अपोजिट रहेगी, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर कोनिकल पेंडुलम पे आते हैं हम लोग। नोट करो जल्दी से, किया नोट? चलो भाई, अपना कोनिकल पेंडुलम तो यहां पे अगर इस पेंडुलम की बात करें तो जो भी फॉर्मूला आपको अच्छा लगे वो कंसीडर करो। T sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, m ω²r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। फोर्सेस को बैलेंस करा, सो T sin थीटा m ω²r को बैलेंस करेगा, T cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। तो मेरे बच्चे यहां से हम लिखते हैं कि जो T sin थीटा था वो बैलेंस कर रहा है m ω²r को, और जो T cos थीटा था वो बैलेंस कर रहा है mg को। मैंने बोला दोनों को डिवाइड कर दीजिए आपस में, तो T sin थीटा डिवाइड बाई T cos थीटा। यार यहां तक तो बातें समझ आती है ना, इक्वल्स टू m ω²r डिवाइड बाई m जी। m से m मर जाएगा, T से T मर जाएगा भैया, tan थीटा बन जाएगा ω²r बाई जी। तो g tan थीटा बाय r, क्या यही वाली बातें लिखी है क्या वहां पे भी? देखो जरा, ओमेगा को अंडर रूट ऑफ g tan थीटा बाय r लिखेंगे, ठीक है। ओमेगा को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ g tan थीटा डिवाइड बाय r। अंडर रूट ऑफ g tan थीटा डिवाइड बाय r है ना। अच्छा चलो एक और बात बताओ मुझे, क्वेश्चन में आपको अगर इस रस्सी का लेंथ L दे दिया जाए तो ये रेडियस R, ये L बेटा, और यहां पे एंगल थीटा हो रहा था, तो क्या आप R को L के फॉर्मेट में लिख सकते हो? बोलो, ये R है, ये L है, ये एंगल थीटा था बेटा, तो क्या आप R को L के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? मैं तो लिख सकता हूं भाई, लिख नहीं सकते? नहीं लिख सकते, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को यार। L cos थीटा के फॉर्मेट में तो नहीं आएगा, डिपेंड करता है बेटा, है ना, डिपेंड करता है कि वो एंगल कहां से ले रहा है। अच्छा अगर उसने मान लो ये वाला एंगल कंसीडर किया होता तो फिर उसके केस में सिनेरियो चेंज हो जाते। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये लेंथ L हो जाएगा, ये रेडियस R हो जाएगा इसका, तो L और R में जो रिलेशन आ रहा है वो परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का बनेगा फिर। तो साइन थीटा इक्वल्स टू R बाय L, तो R की जगह L sin थीटा लिखना, उसको करेक्ट कर लेना बेटा, वहां पे जो cos थीटा लिखा है उसमें L sin थीटा कर लेना, अगर आप एंगल वर्टिकल से ले रहे हो तो। अगर आपने जो एंगल है वो वर्टिकल से लिया है तो दिस कैन बी रिटन एज R इक्वल्स टू L sin थीटा, इसका ध्यान रखना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो cos थीटा है, cos थीटा कैसे लिखा बेटा उसने, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा करके लिखा, तो R अपॉन sin थीटा को उसने L लिख दिया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला उसने लिखा है वो कैसे लिखा वो मैं बताता हूँ, चलो।
उन्होंने क्या किया, tan थीटा को लिख दिया g sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा, r को क्या लिखा था आपने, l sin थीटा। r को क्या लिखा आपने, l sin थीटा। तो चलो भाई मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ g sin थीटा डिवाइड बाय, बेटा r की जगह पे मैं लिखता हूं l sin थीटा cos थीटा। sin थीटा से sin थीटा मर जाएगा, इट कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ g डिवाइड बाय l cos थीटा। सो ओमेगा आ गया है अंडर रूट ऑफ g डिवाइड बाय l cos थीटा, अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय l cos थीटा, ये ओमेगा का वैल्यू मिला। पर मुझे यहां नहीं रुकना है मेरे बच्चे, मुझे यहां नहीं रुकना है, मेरे को टाइम पीरियड फाइंड करना है। सो टाइम पीरियड जो आएगा 2 पाई बाई ओमेगा होता है, सो हो जाएगा 2 पाई बाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह मैंने लिखा g डिवाइड बाय l cos थीटा। ये अंडर रूट में चल रहा है सब कुछ, ये ऊपर चला जाएगा, सो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos 3 डिवाइड बाय g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड ये हो जाएगा फिर। ठीक है, समझते हो बात को, बढ़े आगे। फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है यार, फॉर्मूले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगला केस आता है मेरे बच्चे, यहाँ पे सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड। जब आप किसी भी सर्कुलर टर्न पे जाते हो, सड़क पे आप मुड़ते हो, टर्न लेते हो चौराहे पे, उस टाइम पे क्या होता है फिर? तो बेटा यहाँ पे सर्कुलर टर्निंग में हमें सेंट्रीपिटल, क्योंकि आप जान चुके हो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा? देखो भाई, कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, बल्कि वो जो आपके टेंशन, ग्रेविटेशन या फिर फ्रिक्शन वाले फोर्स थे, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पहली बात इज नॉट अ न्यू फोर्स, वो जो आपके टेंशन और ये सारे फोर्सेस होते हैं वही सेंट्रीपिटल का काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आपने एक पत्थर को रस्सी से बांधा और ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, आपने एक पत्थर को रस्सी से बांधा मेरे बच्चे और ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू किया, सो यू कैन सी हियर कि इस रस्सी में टेंशन लगेगा। यहां पे आप देख रहे हो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है टेंशन, तो टेंशन ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हो जाएगा? टेंशन। तो यही तो कह रहा हूं मैं आपको, इट इज नॉट अ न्यू फोर्स, वही हमारे पुराने फोर्स जिनको हमने बस नाम दे दिया कि भाई ठीक है, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा? टेंशन करेगा। सो टी को आप चाहो तो mv स्क्वायर बाय r के बराबर कर लेना, चाहे तो आप m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर कर लेना, या फिर चाहे तो m ओमेगा v के बराबर कर लेना। तो यहां पे भी जब सर्कुलर टर्निंग करते हैं तो हमारे को कोई ना कोई फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सके। तो यहां पे सबसे पहला टर्निंग होता है बेटा जब आप एक नॉर्मल चौराहे पे टर्न लेते हो। आपने चौराहे पे देखोगे बिल्कुल एकदम प्लेन टर्न होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ऐसे टाइम पे बेटा फ्रिक्शन हमारा सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर कोई भी गाड़ी सपोज करना यहां पे टर्न ले रही है तो गाड़ी की टेंडेंसी है बाहर जाने की, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये गाड़ी क्या करेगी बेटा? बाहर की तरफ जाना चाहेगी, और क्योंकि ये गाड़ी बाहर जाना चाहती है, तो इसको रोकने के लिए कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। गाड़ी के ऊपर जब तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, गाड़ी बाहर की तरफ भागती है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है अंदर लगने वाला फ्रिक्शन। तो बेटा यहां पे फ्रिक्शन बैलेंस करेगा इसको, फ्रिक्शन को लिखते हैं म्यू इंटू एम जी। म्यू की देखो फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल। कोई भी गाड़ी आप अगर बनाते हो तो उस गाड़ी पे लगने वाला जो नॉर्मल होता है दैट विल बी एक्चुअली द वेट, ये mg, यहां पे नॉर्मल। सो नॉर्मल की जगह mg लिखेंगे, सो इट विल बी म्यू mg। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू mg हो जाएगा, इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। m से m मर जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू r g, v इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट का म्यू r g। देखा? तो यहां पे फॉर द सेफ टर्निंग, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं, सो फॉर द सेफ टर्निंग आपकी स्पीड जो है म्यू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी से कम होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी से ज्यादा हो गई तो आपकी गाड़ी बाहर भागेगी और तुम सड़क से बाहर निकल जाओगे। फिर आपकी गाड़ी बाहर भाग जाएगी और आप सड़क से बाहर निकल जाओगे। फिर तो फॉर द सेफ टर्निंग ये एक फॉर्मूला है बेटा, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए किसी भी गाड़ी के पास में। आप देख सकते हो ये वेलोसिटी ना तो मास पे डिपेंड करती है ना किसी और चीज पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड कर रही है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, वो डिपेंड करती है रेडियस पे, वो डिपेंड करती है जी पे। मेरे बच्चे
अगर मास पे डिपेंड नहीं कर रही तो जो वेलोसिटी कार के लिए है वही वेलोसिटी ट्रक के लिए भी वैलिड होगी। तो अगर आप एक गाड़ी को सर्कल में घुमाना चाहते हो तो ये उसकी सेफ स्पीड कहते हैं बेटे, इसको सेफ स्पीड है जिस पे आप इस गाड़ी को घुमा सकते हैं। इतनी स्पीड पे अगर आप गाड़ी को घुमाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, एकदम सेफ टर्निंग आप ले लेंगे। बट जैसे ही आपने इस स्पीड से ज्यादा कर दी तब आपकी गाड़ी बाहर निकल जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पहला केस कवर हो गया बेटा, जिसमें आप क्या करते हो, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल टर्निंग कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल टर्निंग कर ली हम लोगों ने। बेटा अगला केस हमारा जो है वो है कि अगर आप बैंकिंग पे, यानी कि क्या होता है, हाईवेज पे आपने देखा होगा कि जब टर्न लेना होता है तो सड़क को ऐसे थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो सड़क ऐसी, शहरों में नहीं होता है ना, शहरों में क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं होती तो नॉर्मल टर्न होते हैं ना, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल टर्न होते हैं। लेकिन जब आप बैंकिंग की बात करते हो तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि हाईवेज वगैरह में आपने देखा होगा जब टर्न होता है तो हल्की सी सड़क को टेढ़ा कर देते हैं, है ना। रेसिंग ट्रैक में भी देखा होगा आपने, क्योंकि गाड़ियां बहुत स्पीड से जाती है, रेसिंग ट्रैक में जो भी गाड़ियां होती है बहुत स्पीड से जाती है, इसलिए उनको मोड़ने के लिए सड़क को ऐसे बेंड कर देते हैं वो। सो ये जो बेंड किया है इट इज नोन एज द बैंकिंग ऑफ द रोड। क्या बोलेंगे इसको, बैंकिंग ऑफ द रोड कहेंगे। बेटा अगर सड़क पे यहां पे बैंकिंग हो रही है तो सेफ स्पीड क्या होगी, उस केस में मेरे बच्चे सेफ स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। उस केस में सेफ स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। बेटा यहां पे थीटा जो हो जाएगा इट इज व्हाट, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो आपने सड़क को बैंकिंग किया था ना, तो दिस इज द एंगल थीटा, तो ये थीटा यहां पुट करना। देखो यहां पे कहानी फ्रिक्शन की चल रही थी तो म्यू आया था, यहां पे एंगल की कहानी चल रही है तो टैन थीटा आ गया। इससे ज्यादा परेशान मत हो जाना तुम लोग। टैन थीटा h बाई बी होता है विच कैन बी फर्दर इक्वलेंट टू v स्क्वायर बाई आर जी, जो कि h बाई बी के फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा इसका कैसे कैसे बनता है बता देता हूं मैं आपको, एक बार FBD बना देता हूं। मेरे बच्चे आप देख रहे हो नॉर्मल यहां रख रहा है तो यहां पे एक कंपोनेंट आ जाता है जिसको लिखते हैं r साइन थीटा, एक कंपोनेंट यहां आ जाता है जिसको लिखते हैं r साइन थीटा। तो बेसिकली आपका सॉरी r cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे थीटा 90 हाँ ठीक है, ठीक है। सो ये वाला एंगल बन जाएगा मेरे बच्चे r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा। बेटा r sin थीटा क्या कर रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r को बैलेंस करेगा, m ओमेगा स्क्वायर r को बैलेंस कर रहा है। और r cos थीटा क्या कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। r sin थीटा अपॉन r cos थीटा करोगे तो m ओमेगा स्क्वायर r बाय mg के फॉर्मेट में आप इसको कर लेना, और फिर आप चाहो तो इसको r को यहाँ पे tan थीटा के फॉर्मेट में भी डिफाइन कर सकते हो फिर, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। v के फॉर्मेट में भी लिखना चाहते हो तो v के फॉर्मेट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई मना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। कैन बी ऑल्सो रिटन एज mv स्क्वायर बाय r। r sin थीटा mv स्क्वायर बाय r के बराबर हो जाएगा और r cos थीटा जो है mg के बराबर होगा, दोनों को बैलेंस करना, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। तो ये फॉर्मूला है बेटा बैंकिंग ऑफ रोड के केस में सेफ स्पीड का। सेफ स्पीड, इतनी स्पीड से गाड़ी को घुमाओगे तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। बेटा फिर से देख रहे हो ये स्पीड जो है मास पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ट्रक के लिए हो, बस के लिए हो, कार के लिए हो, किसी के लिए भी हो, सेम फॉर्मूला वैलिड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये बातें तो चलो कार की होगी। बाइक वगैरह में आपने देखा होगा बाइकर्स जो होते हैं जब मोड़ना होता है तो बेंड करते हैं बाइक को, है ना, करते हैं ना बेंड। तो वो भी सवाल आता है कि भाई कितने एंगल पे बाइक को बेंड करें कि जिससे कि वो बाइकर सेफ टर्न करता है। कार के केस में तो चलो आपने बैंकिंग कर दिया सड़क का, है ना। बाइकर जो होता है मेरे बच्चे, चलो भावना समझना क्या ही बना दिया सर, पता नहीं, है ना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, आपको पता है कि जो कोई भी बाइकर होता है ना, ये इसके पहले कोई भी बाइकर जब होता है तो वो बढ़िया चलता रहता है, दुक 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 दुक। जब लेकिन मुड़ना होता है तो क्या होता है बेटा, मुड़ने के टाइम पे हम बाइक को थोड़ा सा बेंड करते हैं ना।
हाँ, बाइक को बेंड करते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, अपनी बाइक को थोड़ा सा बेंड करते हैं इस केस में। तो वो पूछता है कितने एंगल पे आपने इसको बेंड किया है ना, वो पूछता है कितने एंगल पे आपने बेंड किया है, तो ये एंगल थीटा बताना होता है बेटा। मान लीजिए इसकी स्पीड v है, तो इस केस में बेटा tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी बनता है। सेम फॉर्मूला जो कि आप डिफाइन कर रहे थे फॉर द बैंकिंग ऑफ द रोड, सेम फॉर्मूला बाइकर्स के लिए भी वैलिड है मेरे बच्चे। तो अगर किसी बाइकर को या किसी बाइक वाले को, साइकिल वाले को सेफ टर्न करना है, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। थीटा जो होता है वो एंगल होता है फ्रॉम द वर्टिकल। दिस इज द सेफ स्पीड। इतनी स्पीड से गाड़ी को टर्न करोगे तो बिल्कुल सेफली टर्न कर लोगे। अगर आपकी स्पीड इससे ज्यादा होगी तो गाड़ी फिसल जाएगी, गिर सकते हैं, ठीक है। तो टर्निंग ऑफ साइक्लिस्ट, टर्निंग ऑफ साइक्लिस्ट, यही वाली बातें, जो बातें आप बैंकिंग ऑफ रोड के लिए कर रहे थे ना, वही बातें टर्निंग ऑफ साइक्लिस्ट के लिए भी वैलिड होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस आता है बेटा इसमें, एक मिनट रुको, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स। थर्ड केस आता है बेटा जिसमें फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ हो जाए। ये रियल केस होता है हमारे पास। जब हम सड़क पे चलते हैं मेरे बच्चे, तो हाईवे पे देखा होगा सड़क को थोड़ा सा बेंड किया जाता है ना। हाईवेज वगैरह पे आपने देखा होगा मोड़ के टाइम पे सड़क को थोड़ा बेंड किया जाता है, साथ ही साथ सड़क पे फ्रिक्शन भी होता है। तो अगर गाड़ी में फ्रिक्शन भी लग रहा है और बैंकिंग, सड़क को भी बैंकिंग कर दिया, तो उस टाइम पे हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए, मैक्सिमम ये स्पीड होनी चाहिए, जिससे कि हम क्या करें, फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न हमारी ये वाली स्पीड होनी चाहिए, फॉर सेफ टर्न, ठीक है। तो सेफ टर्न के लिए हमारी मिनिमम स्पीड जो होनी चाहिए वो अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा होती है, और हमारी जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए वो होती है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा होनी चाहिए। ये हमारे पास सेफ टर्न होनी चाहिए जब हमारे पास फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ हो, ठीक है। तो बेटा मैं बस इतना कहूंगा कि ये फॉर्मूला जो है वी के, इनको याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से, सवाल आएगा तो फॉर्मूले काम आएंगे सिर्फ, बाकी डेरिवेशन करने हैं तो फिर से वही फ्रिक्शन वगैरह को कंसीडर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इसमें मना नहीं करेगा आपको, ठीक है। चलो भाई लिख लिया सभी ने। फिर टर्निंग ऑफ साइक्लिस्ट, भैया साइकिल चलाते तुम भी तो स्टाइल मारते थे किसी को देख के, हाँ सर बिल्कुल, कट वगैरह तो मारते ही थे, है ना। तो कट मारते हो तो साइकिल को थोड़ा बेंड करते हो ना ऐसे, हाँ, तो कितने एंगल पे बेंड किया जाए ताकि मैं सेफ टर्न ले सकूं, दिस इज शुड बी द स्पीड बेटा, दिस शुड बी द स्पीड। सवाल आया है इस पर डायरेक्टली, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सेंटीमीटर गया बाहर में। हाँ, अगला केस है बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो जब भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कराया था आपने, जब भी बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कराया था, तो उस केस में आपने देखा था कि हर जगह पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स mg लग रहा था नीचे की तरफ। पर क्या है ना, वो फोर्स mg लग रहा था, वो फोर्स जो लग रहा था वो था mg वाला। हर जगह पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था वो था mg। इसके कारण बेटा पार्टिकल की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो यहां पे बेटा इससे क्या हो रहा था, स्पीड इसकी थी कांस्टेंट, स्पीड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, स्पीड हो गई कांस्टेंट, क्योंकि mg वर्टिकल में लग रहा था, इसका मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, जैसे कि पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है ऊपर, यहां पे इधर हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, सारे फोर्स वर्टिकल में लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती थी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता था। बेटा ये केस था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ये एक केस था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब कहानी में ट्विस्ट आया है, अब मैं लेके आया हूं बेटा वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन जैसा कि आपने वो मेले में देखा होगा, वो चक्री घूमती है ना गोल गोल वाली बड़ी सी, कैसा मोशन है वो, वर्टिकल मोशन है।
दो टाइप के मोशन आपने मेले में ही देखे होंगे, एक झूला होता है जो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, गोल गोल वाला, है ना, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। और एक आपने दूसरे झूले देखे होंगे जो हॉरिजॉन्टल में घूमते हैं ना, टोरा टोरा नाम सुना होगा, हाँ, तो वही वाला झूला, वो हॉरिजॉन्टल में घूमता है बेटा वो। तो एक है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल में हमारे लिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, और नेट एक्सेलरेशन जो होगा मेरे बच्चे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू v²/r। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट क्या है, आओ जरा बताओ। ये सारी बातें मैं मिटा रहा हूं, चलो अगले पेज पे करा दूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन को, हाँ सर करा दो। When we talk about the vertical circular motion मेरे बच्चे, तो vertical circular motion में अगर हम कंसीडर करते हैं चीजों को तो क्या होता है। अगर मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंसीडर करूं तो यहां पे आप देखना, ये सर्कल है, पार्टिकल यहां पे था, मान लो mg यहां लग रहा था। अब पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा, पार्टिकल के ऊपर mg तो लगता रहेगा, जिससे क्या होगा, ऊपर जाते जाते पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी कम। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है उसकी जो स्पीड होती जा रही है बेटा वो कम हो रही है। तो अपवर्ड मोशन में जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। अपवर्ड मोशन में जो स्पीड है वो क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाते जा रहे हैं उसकी स्पीड कम होती जा रही है। यहां पे होती है बेटा उसके पास मिनिमम स्पीड, सबसे मिनिमम स्पीड होगी टॉप पॉइंट पे। उसके बाद जैसे पार्टिकल थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर से mg उस पार्टिकल को नीचे खींचेगा और पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो बेटा डाउनवर्ड मोशन में पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप देख रहे हो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इस टाइम पे हमारे पास जो स्पीड थी वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हो चुकी है। अब स्पीड चेंज हो जाती है मेरे बच्चे, यहां पे स्पीड अब वेरिएबल है, अब कांस्टेंट स्पीड नहीं है हमारे पास, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली mg वाला फोर्स वर्टिकल में लग रहा था। तो अपवर्ड मोशन में स्पीड डिक्रीज हो रही थी, डाउनवर्ड मोशन में जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो रही थी। तो यहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 0 नहीं होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो खैर कभी 0 होता ही नहीं था। तो बेटा यहां पे नेट एक्सेलरेशन जो आपको मिलेगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। चलो ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, मैंने आपको वर्टिकल मोशन के बारे में बताई है। अब वर्टिकल मोशन जब हम पढ़ते हैं तो 3 पॉइंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें चर्चा करनी होती है। एक होता है बेटा लोअर मोस्ट पॉइंट, पॉइंट ए, एक होता है साइड वाला पॉइंट बी, और एक होता है बेटा अपर मोस्ट पॉइंट सी। 3 पॉइंट्स पे हमें वेलोसिटी देखनी है, 3 पॉइंट्स पे हमें क्या देखना है बेटा, टेंशन देखना है। ठीक है, तो इसका केस मैं अलग कंसीडर कर लेता हूं। मान लो एक पार्टिकल है मेरे पास जिसको मैंने क्या किया, रस्सी से बांध दिया। एक पार्टिकल था मेरे पास जिसको मैंने रस्सी से बांधा और अब इसको मैं घुमा रहा हूं। तो मैंने इसको यहां पे कुछ वेलोसिटी दी, लेट्स से va इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट a। बेटा यहां पे वो पार्टिकल पहुंचा, b पॉइंट होगा यहां पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए vb हो जाएगी, और पार्टिकल यहां पहुंचा c पॉइंट कहते हैं इसको बेटा, यहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vc। देखो यार सीधा सीधा से मैं पॉइंट बताते चलूंगा, तुम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाने दूंगा। इतना सा कहूंगा कि यहां पे इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन सर्कल, इन ऑर्डर टू कंप्लीट लूप ए पे जो वेलोसिटी चाहिए होती है वो अंडर रूट ऑफ 5g r होती है, वेयर r इज द रेडियस, r इज द रेडियस। ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है वो है अंडर रूट ऑफ 5gr, बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो अंडर रूट ऑफ 3gr, और सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है इट इज अंडर रूट ऑफ gr। ये क्रिटिकल वेलोसिटी है बेटा यहां पे, ठीक है। प्रूफ है इसके बट नहीं आएंगे काम बेटा। लिखना चाहते हो लिख लो, जनरल पॉइंट बनाओगे इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, यहां पे थीटा एंगल पे एक जनरल पॉइंट बनाओगे, यहां पे फोर्सेस देखोगे, mg लगेगा नीचे,
टेंशन टी, यहां पे टेंशन का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा लगेगा ऊपर, यहां पे टी साइन थीटा लगेगा इधर की तरफ, ये वाला रेडियस आर होगा, फिर इसके कंपोनेंट निकालोगे, यहां पे एक फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा करके। ठीक है, तो पार्टिकल का मास mg, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, यहां पे mg का एक कंपोनेंट बना लेंगे हम लोग, m ओमेगा स्क्वायर को ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा, लो भाई mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा आ गया, यहां पे m ओमेगा स्क्वायर r आ गया मेरे बच्चे, और यहां पे टेंशन t आ गया। चलो कंपोनेंट ये वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे, चलो ठीक है। सो आप सिंपली बैलेंस करेंगे, t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर। बेटा थीटा की वैल्यू बताओ, ए पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अरे ए पॉइंट पे थीटा 0 हो जाना चाहिए, cos 0 1 होता है, तो बेटा ए पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू आएगा mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर। बेटा मैं बी पॉइंट पे आ जाऊं तो थीटा उस केस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो बी पॉइंट पे थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री होगी, उसके इसमें टेंशन एट द पॉइंट बी कम्स आउट बी m ओमेगा स्क्वायर आर। बस सी पॉइंट पे जाना चाहते हो क्या इसको लेके इसको लेके सी पॉइंट पे जाना चाहते हो, ये वाला पार्ट सी के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि बेटा लोअर हाफ के लिए ये कंडीशन वैलिड है, अपर हाफ को सॉल्व करना है तो यहां से थीटा कुछ डैश एंगल लेना पड़ेगा, पार्टिकल पे फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, बेटा ये थीटा डैश, सो ये भी थीटा डैश, mg का एक कंपोनेंट यहां आएगा जिसको बोलेंगे mg cos थीटा डैश, टेंशन t इधर की तरफ और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। बड़े बच्चा सिंपल सी बात है यहां पे मैं बोलना चाहता हूं कि आप एक काम करो, यहां पे देखो इस वाले पार्ट को, t प्लस mg cos थीटा डैश इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर। बेटा सी पॉइंट पे थीटा डैश का वैल्यू हो जाएगा 0, तो सी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस का mg। बेटा ये मिनिमम टेंशन होता है, मिनिमम टेंशन होता है। सी पॉइंट पे हम लोग टेंशन को ऑलमोस्ट 0 ले लेते हैं, जो कि मिनिमम वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, सी पॉइंट पे टेंशन को m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस का mg ले लेते बेटा। अगर आप सी पॉइंट की वेलोसिटी v इक्वल्स टू पुट करते हो तो सी को ऐसे भी लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय आर माइनस का mg, v की जगह अंडर रूट ऑफ आर जी पुट करोगे तो सी पॉइंट पे टेंशन आपको 0 मिल जाएगा। ए पॉइंट पे अगर आप इसको v के फॉर्मेट में लिखते हो तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज ए पे टेंशन, यहां लिख दूं ए पे टेंशन mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर, सी बी पॉइंट पे टेंशन mvb स्क्वायर बाय आर, यहां पे भी ये था, और सी पॉइंट पे टेंशन जो आएगा वो आएगा mvc स्क्वायर बाय आर माइनस का mg। अब आप वैल्यूज को पुट करते जाइए और यहां से आपको इनके रेस्पेक्टिव टेंशंस भी मिल जाएंगी। लोअर हाफ के लिए कंडीशन अलग होती है, अपर हाफ के लिए कंडीशन अलग होती है। लिख लो भाई इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझते हो बात को? va रूट 5gr यहां पुट करोगे तो a पॉइंट पे टेंशन मिल जाएगा, vb रूट 3gr यहां पुट करोगे तो b पॉइंट पे टेंशन मिल जाएगा, vc अंडर रूट ऑफ gr यहां पुट करोगे तो tc मिल जाएगा, वो टेंशन एट पॉइंट c। बेटा यही है, डेरिवेशन वगैरह पे मत जाना, ये लोअर हाफ ये अपर हाफ, लोअर हाफ में टेंशन का जो फॉर्मूला बनता है जनरल फॉर्मूला वो ये रहा बेटा, टेंशन का जनरल फॉर्मूला इन द लोअर हाफ ये रहेगा, टेंशन का जनरल फॉर्मूला इन द अपर हाफ ये रहेगा बेटा। अपर हाफ में टेंशन का जनरल फॉर्मूला यहां से निकालना, लोअर हाफ में टेंशन का जनरल फॉर्मूला यहां से निकाल लेना। ठीक है, तो इससे आपको सी पॉइंट पे टेंशन मिल जाएगा बेटे बच्चे, इससे आपको ए पॉइंट पे टेंशन मिल जाएगा, और आपको बी पॉइंट पे भी टेंशन मिल जाएगा इससे। ठीक है, दीज आर दोस पॉइंट्स। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन वगैरह होता है, लेकिन मैं हमारे पास जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट लूप कंप्लीट करने पे आते हैं। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं बेटा कि अगर मैं ए पॉइंट पे बात करूं तो लोअर पॉइंट पे, ए पॉइंट कहां है बेटा, ये रहा, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है रूट 5gr, जिस पे सर्कल कंप्लीट हो सके इन ऑर्डर टू कंप्लीट द लूप, और टेंशन होता है 6 mg। बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी होती है रूट 3gr और टेंशन होता है 3 mg। सी पॉइंट पे वेलोसिटी होती है रूट gr और टेंशन होता है 0। याद रखना बस,
ये कब होगा? इन ऑर्डर टू कंप्लीट द लूप। बेटा यहां पे पार्टिकल जो है लूप को कंप्लीट करता है तो ये केस लगते हैं। इससे पहले वाले केस था बेटा जिसमें पार्टिकल जो था वो लूप को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, ऑसिलेट करता था लोअर हाफ में, है ना। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखना। इस केस को फटाक से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला केस देख लो जल्दी से, जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट करता है सिर्फ लोअर हाफ में। लोअर हाफ में ऑसिलेट करने का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल चलेगा यहां से कुछ वेलोसिटी से, ठीक है, पार्टिकल यहां पे चला कुछ वेलोसिटी से और यहां पहुंचा और बस यहां वहां जाके रुक गया, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। यहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। अब मैंने बोला कि फाइनल वेलोसिटी वहां 0 है, तो बताओ कितनी वेलोसिटी होगी? तो कितनी हाइट ऊपर गया? ये कितनी हाइट ऊपर गया? r हाइट ऊपर गया। ये कितना हाइट ऊपर जा रहा है? r हाइट ऊपर जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन से सारी बातें सामने आ रही है। एनर्जी कंजर्वेशन से ये सारी बातें सामने आ रही है, ठीक है। चलो, क्या बोले? जो एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे है, यानी कि यहां पे जो एनर्जी होगी वो है काइनेटिक एनर्जी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है 0, तो एनर्जी बचेगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। सो फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी कर लेंगे बेटा, और काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी करने से हाफ mv² इक्वल्स टू mgh। h की जगह r पुट किया मैंने, mg से m मर जाएगा मेरे बच्चे। यहाँ पे v² हो जाएगा 2gr, और v का जो वैल्यू बनेगा इट कम्स आउट बी √2gr, ठीक है। तो v बनेगा √2gr। देखो आप ये पार्ट देख रहे हो, इस केस में पार्टिकल नीचे से चलता है, ऑसिलेट करता है, मतलब यहां जाके रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहां जाके रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहां जाके रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहां जाके रुक जाएगा। इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि पार्टिकल ऑसिलेट करता रहे लोअर हाफ में, अगर पार्टिकल ऑसिलेट करता रहे लोअर हाफ में, तो एट द लोएस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट बेटा उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए ए पॉइंट पे, वो कितनी होनी चाहिए? √2gr। कितनी होनी चाहिए? √2gr। तो इस केस में टेंशन भी हमें निकालना हो, तो टेंशन अपने को पता ही है कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? mg cos थीटा, भूल गए ना, mg cos थीटा प्लस mv²/r इक्वल्स टू t, है ना। cos थीटा 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो mg प्लस mv²/r, v की जगह √2gr पुट करोगे तो 3mg बन जाता है टेंशन। फिर समझते हो बात को? तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा 3mg, वेलोसिटी की √2gr। इसमें पार्टिकल ऑसिलेट करेगा लोअर हाफ में, ऊपर नहीं जा रहा है, सिर्फ लोअर हाफ में रहता है वो, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े थे मेरे बच्चे, और आगे बढ़ के मैंने आपको बताया था कि अगर सर्कल पूरा कंप्लीट करना है तो उस केस में क्या होगा? ये लोअर हाफ, ये अपर हाफ। लोअर हाफ में टेंशन का फॉर्मूला, अपर हाफ में टेंशन का फॉर्मूला। ए पॉइंट पे टेंशन, बी पॉइंट पे टेंशन, सी पॉइंट पे टेंशन। वेलोसिटीज हर पॉइंट पे लिख रखी है मैंने, हर पॉइंट पे वेलोसिटी लिखने से आप उसके टेंशंस भी बता सकते हो, जो कि यहां पे लिखे हुए हैं। भाई यही काम की है बातें, उसके अलावा और कुछ नहीं है सर्कुलर मोशन में। फिर क्लियर है सभी को? यहां पे अपनी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम छलांग लगाते हैं सीधा क्वेश्चंस पे, और आते हैं हमारे जो क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से कैसे आने वाले हैं, सर्कुलर मोशन से। सिर्फ पहला सवाल बेटा बोला गया है, अ व्हील इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स एक्सिस. Initially, its angular velocity is 0. In the first 2 seconds, the angle rotated is θ1. In the next 2 seconds, it rotates through an additional angle θ2. Then the ratio of θ2 by θ1 is. बेटा क्या बोला गया है? एक पार्टिकल व्हील है जो कि घूम रहा है, व्हील जो है बेटा वो घूम रहा है इसके एक्सिस के अबाउट। मान लीजिए यहां पे ये रेस्ट पे था t = 0 पे, और अभी वो घुमा कितना एंगल? θ1 एंगल घुमा वो व्हील इन 2 सेकेंड्स। अगले 2 सेकेंड्स में वो एडिशनल एंगल θ2 घूम लेता है। तो स्टार्टिंग पे वो रेस्ट पे था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है मेरे बच्चे, सो आपको θ2 by θ1 बताना है ना। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, सो आपको θ2 by θ1 बनाना है। तो यार एक बात बताओ, क्या मैं लिखूं θ1 इज इक्वल्स टू इन द फर्स्ट रेशियो ऑफ θ2। बेटा यहां पे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूं। तो
अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो s इक्वल्स टू हाफ AT² होता था। सर्कुलर में अगर मैं बात करूं तो s की जगह थीटा आता है इक्वल्स टू हाफ a की जगह आता है अल्फा और यहां पे आता है t²। बेटा पहिया घूमता है तो पहिया जब घूमेगा तो उसके पास एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा, क्वेश्चन में भी बोली होगी ये सारी बातें, है ना, विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट है, ठीक है सर। पहले 2 सेकंड्स में θ1 एंगल, सो θ1 इक्वल्स टू हाफ अल्फा 2 का स्क्वायर, यानी कि θ1 हो जाएगा बेटा 4 अल्फा बाई 2, बोले तो 2 अल्फा। θ1 कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। चलिए भाई अब मुझे θ2 निकालना है। क्या θ2 के लिए यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगी? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले ओमेगा निकाल लो फिर आप θ2 निकालो, या फिर आप स्टार्टिंग से कंसीडर कर लो। फिर क्या मतलब सर? अरे यार 2 ऑप्शन है, आप या तो ओमेगा निकाल लो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी, तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 प्लस का अल्फा और टाइम कितना 2 सेकंड्स का, तो ओमेगा हो गया 2 अल्फा। अब आप फॉर्मूला लगा लो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो θ2 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू 2 प्लस हाफ अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर, 4 अल्फा प्लस का 4 अल्फा बाई 2, इट कम्स आउट बी 6 अल्फा। समझ रहे हो? यहां पे जो वेलोसिटी हमने निकाली इसके लिए जो ये फाइनल वेलोसिटी थी इसके लिए वो इनिशियल हो जाएगी। θ1 डिस्प्लेसमेंट किया हमने, तो बेटा ये जो वेलोसिटी है यहां पे पहले पार्ट में ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। पहले पार्ट की जो फाइनल वेलोसिटी सेकंड पार्ट में वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहां पे सॉल्व किया इसको, ओमेगा को, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। भैया इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 कर दिया, अल्फा का पता नहीं, कोई बात नहीं, अल्फा ही लिख दीजिए। टाइम लग रहा था 2 सेकंड्स का, तो टी की जगह 2 पुट किया, तो ओमेगा होता है 2 अल्फा। बेटा फिर हमने क्या किया, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व किया, सेकंड वाले की इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी, तो उसके इनिशियल वेलोसिटी की जगह ओमेगा पुट किया, सॉल्व किया, θ2 आ रहा है 6 अल्फा। उन्होंने θ2 बाई θ1 मांगा है मुझसे, तो θ2 बाई θ1 जब मैंने लिखा तो इट विल बी 6 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा। बेटा सॉल्व करोगे तो आंसर बनेगा 3, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, आंसर मिलता है 3, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में मिलेगा। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। किया नोट सभी ने? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर एंड ऑफ अ वॉच। बेटा यहां पे मिनट एंड और हावर एंड की बात कर रहे हैं। अगर मैं कंसीडर करता हूं एक मिनट हैंड को, अगर मैं कंसीडर करता हूं एक मिनट हैंड को, तो एक पूरा चक्कर काटने में उसको कितना टाइम लगता है? 60 मिनट्स का। एक पूरा चक्कर काटना है मिनट हैंड को तो टाइम लगेगा 60 मिनट्स का। अच्छा, एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है, एक पूरा चक्कर काटने में जो थीटा होता है मेरे बच्चे, क्या वो 2 पाई हो जाता है? सोच के बताना मुझे। एक पूरा चक्कर काटा, कितना एंगल बना? 2 पाई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई, टाइम हो जाएगा 60 मिनट। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे मिनट हैंड की, मैं बात कर रहा हूं यहां पे मिनट हैंड की। उस केस में ओमेगा जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा थीटा अपॉन टी 2 पाई बाई 60 रेडियन पर मिनट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द आवर एंड। बेटा आवर एंड की बात करते हैं। सो अगर हमने आवर एंड को कंसीडर करा, सो एक चक्कर काटने में घंटे वाली सुई को कितना टाइम लगता है? 12 घंटे लगते हैं सर। एक चक्कर काटने में आवर एंड को कितना टाइम लगता है? 12 आवर्स। सो 12 इंटू 60 मिनट। बेटा यहां पे आप देखेंगे तो एंगल इसने भी 2 पाई का कवर किया है, तो इसकी एंगुलर स्पीड यहां पे इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, कम्स आउट बी थीटा बाई टी। सो 2 पाई डिवाइड बाय 12 इंटू 60, ये भी रेडियन पर मिनट में हो जाएगा। क्या मांगे वो? रेशो मांग रहे हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट एंड ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का रेशो, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का रेशो, 2 पाई बाई 60 इंटू 2 पाई बाई 12 इंटू 60, 60 से 60, 12 से 2 पाई, 12:1, 12:1 का रेशो यहां पे हमें मिलेगा। समझते हो बात को? एंगल घुमा है 2 पाई का और यहां पे टाइम लग रहा था 12 घंटे का, इधर टाइम लगा आवर एंड को 12 घंटे का, इसको लगा है कितने 60 मिनट का। चलो भाई
रेशियो आ रहा है 12:1। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? ये बड़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन व्हाइल इन सर्कुलर मोशन। भाई यहां पे क्या हुआ, एक स्टोन था ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा था, है ना, एक स्टोन ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा था और यहां पे आके वो स्टोन छूट गया। जैसे वो स्टोन छूटा बेटा वो आगे की तरफ गया एंड नाउ अब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो बताइए व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। यहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी, या फिर उसने बोला है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो तो v स्क्वायर बाय r होता है। v स्क्वायर बाय रेडियस कितना है 2 है, तो v स्क्वायर अपॉन 2। पॉइंट ये है कि मुझे v निकालना है। v कहां से निकालें? क्वेश्चन में अगर आप गौर फरमा के देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि जो v है उसके लिए हाइट और रेंज दोनों दे रखी है। यहां पे आप प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से याद हो आपको, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जब पढ़ते थे, भूल गए होंगे तुम लोग, है ना? हाँ सर भूल गया, अभी 2-3 दिन पुरानी बातें होगी ना। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा था मैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करते थे तो आपको याद हो किसी भी पार्टिकल को अगर h हाइट से फेंका जाता है ना, तो अगर उसके पास v स्पीड है और उसकी रेंज r हो जाए तो एक रिलेशन बनता था, अगर आप याद करें तो r इक्वल्स टू v अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइड बाय g। याद आया कुछ? हाँ, रेंज इस बार 10 मीटर दे रखी है, हाइट हमें 4.9 मीटर दे रखा है, तो g का वैल्यू 9.8 लेने से मेरा काम बन जाएगा। सो 10 इज इक्वल्स टू v अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट है 4.9, g का वैल्यू मैं 9.8 ले लेता हूं बेटा। सर 2 इंटू 4.9 9.8 होता है, तो ये पूरी पिक्चर खत्म हो जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ v कैन बी नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या निकालना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। v की जगह 10 पुट करेंगे बेटा, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 100 अपॉन 2 बोले तो कितना, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन दिख रहा है? यही तो आंसर है बेटा, यही तो आंसर है, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको भैया। किया नोट? चलो भाई अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, A small mass of 10 gram lies in a hemispherical ball of radius 0.5 meter at a height of 0.2 meter from the bottom। बेटा ये रहा पार्टिकल, यहां पे दिख रहा है आपको, बॉटम से 0.2 मीटर की हाइट पे एक पूरा कटोरा, कटोरे का रेडियस 0.5 मीटर का है। बेटा ये जो बॉल है वो सेंटर वाले पार्ट से यहां पे आप देख रहे हो 0.4 मीटर पे रखी हुई है। The mass will be in equilibrium if the ball rotate at an angular speed। बेटा बॉल की एंगुलर स्पीड क्या रखूं जिससे कि ये जो मास पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। What will be the angular speed of the ball जिससे मास पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाए। पहली बात तो मुझे यह समझना जरूरी है कि इस मास पार्टिकल पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे। तो मैं बनाने जा रहा हूं इस मास पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस। सबसे पहला फोर्स mg विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके अलावा मैं यहां पे एक नॉर्मल फोर्स भी बना सकता हूं। क्या सरफेस की वजह से यहां पे मास पार्टिकल पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा जी बिल्कुल। यहां से अगर दिस एंगल इज थीटा मेरे बच्चे, तो क्या ये वाला पार्ट थीटा एंगल पे हो जाएगा? सोचो जरा, ये वाला एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये बन जाएगा n cos थीटा। दिखता है सभी को? यहां की तरफ बनता है n sin थीटा और पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है यहां पे जिसको की कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्सेस को बैलेंस किया जाए क्योंकि पार्टिकल हमारा ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। तो n sin थीटा mv स्क्वायर बाय r के बराबर है। पर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं ओमेगा के फॉर्म में लिख देता हूं इसको। इट विल बी योर m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ऑल्सो जो n cos थीटा है मेरे पास वो हो जाएगा mg के बराबर। भाई दोनों को इधर डिवाइड किया, दोनों को इधर डिवाइड किया, n से n मर जाएगा, m से m मर जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है बेटा विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द टैन थीटा सर? वो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, वो ट्राइंगल मैं यहां पे बना रहा हूं, आप जरा गौर फरमा के देखिएगा। बेटा ये हाइट है 0.4 का, ये एंगल है थीटा का,
यहां तक पूरा उसने 0.2 बोला था, तो क्या मुझे बात बताओ, क्या 0.3 नहीं होगा ये? खुद ही सोचो सर। दिस इज द रेडियस ऑफ द बोल विच इज योर 0.5 मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द बोल, उसमें से ये 0.2 मीटर है, तो बचा हुआ पार्ट क्या 0.3 मीटर का नहीं होगा? तो यहां पे 0.3 लिखना सही नहीं है, नहीं है सही? अच्छा चलो, मास पार्टिकल जो है सर्कल में घूमेगा बेटा, मास पार्टिकल जो है सर्कल में घूमेगा, मास पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस क्या 0.4 नहीं रहेगा? यहां पे मास पार्टिकल बना रहा हूं मैं, सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस है 0.4, तो मास पार्टिकल का जो सर्कल है उसका रेडियस 0.4 हो जाएगा बेटा। tan थीटा को मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा यहां पे बन जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 0.3 यानी कि 4/3, है ना? सो tan थीटा की जगह लगी 0.4 डिवाइड बाय 0.3 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, बेटा उसका रेडियस 0.4 है, g का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, 0.4 से 0.4 मर जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो बनेगा यहां पे इट विल बी योर 10 डिवाइडेड बाय 0.3 यानी कि 100/3। बेटा उसने हमसे ओमेगा का वैल्यू मांगा है, ओमेगा बनता है अंडर रूट ऑफ 100/3 यानी ओमेगा बन जाएगा 10 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड, 10 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड, जो कि मुझे ए ऑप्शन में मिल रहा है। तो क्या मैं बोलूं ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन है? फोर्सेस थे, निकाले, बैलेंस करे, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन किए सिर्फ। लिख लीजिए इसको जल्दी से, लिखा सभी ने? समझ आता है? आगे बढ़े, अगले सवाल पे आए। बोला गया द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इनिशियली एंड द सेंस ऑफ द रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। बेटा देखो भाई, सर्कल का रेडियस यहां पे 3 मीटर का हो जाएगा, टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स का क्वेश्चन में गिवन है हम लोगों को, और इनिशियल पोजीशन यहां पे है हमारे पास कहीं पे, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ठीक है? t इक्वल्स टू 0 पे दिस इज द इनिशियल पोजीशन। इस टाइम पे मान लो अभी हम कहीं पे पहुंच गए किसी टाइम t पे, टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स का है मेरे बच्चे, यहां पे टाइम पीरियड कितना दे दिया है? 4 सेकेंड्स का दे दिया है। सो टाइम पीरियड इज योर 4 सेकेंड्स। आपको इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है उसका y कंपोनेंट बताना है। इनिशियली पार्टिकल कहां पे? इनिशियली पार्टिकल हमारा यहां पे था, किसी टाइम t पे जब हमने बात करी तो पार्टिकल हमारा यहां पहुंच गया, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इस पोजीशन वेक्टर का मुझे y कंपोनेंट बता दे सकते हैं क्या होगा? सर मान लीजिए ये पार्टिकल ने वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया इस टाइम पे, तो ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा इसका नामकरण कर देता हूं मैं, ठीक है? तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा P, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा बेटा Q। सो ओरिजिन से अगर मैं बात करूं सारी, तो ओरिजिन, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो बेटा OQ वेक्टर is the position vector of the particle, vector of particle, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर OQ हो गया एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो है OQ वेक्टर। इस OQ का जो मैग्नीट्यूड बनेगा मेरे बच्चे, क्या वो r यानी कि रेडियस के जितना हो जाएगा, जो कि 3 मीटर है। इस OQ का जो पोजीशन वेक्टर है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, जो कि 3 मीटर्स का है। इस OQ का मुझे y कंपोनेंट बताना है। मान लो कि यहां से, क्योंकि जब हम चल रहे थे तो वर्टिकल से हमने एंगल कंसीडर किया थीटा, तो OQ का y कंपोनेंट जो हो जाएगा बेटा, इट इज योर OQ cos थीटा। बेटा OQ का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 cos थीटा। मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या थीटा को ओमेगा इंटू टी लिखते हैं हम लोग? क्या थीटा को ओमेगा इंटू टी लिखते हैं हम लोग? तो क्या मैं इसको 3 cos ओमेगा टी लिख दूं क्या बेटा? थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी लिख दिया। ऑल्सो ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी, नहीं लिखते क्या हम ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी? बिल्कुल लिखते हैं सर। तो ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख देते हैं, तो y कंपोनेंट जो हमारे पास बनने वाला है इट कैन बी गिवन एज 3 cos ओमेगा टी, 3 cos
ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी डॉट टी। ये वाला जहां ऑप्शन आपको मिल रहा होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। 3 कॉस 2 पाई टी बाई टी। अच्छा टाइम पीरियड भी दे रखा है उन्होंने, तो 3 कॉस 2 पाई टी बाई 4। बेटा टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन था, हमने पुट किया 3 कॉस पाई टी बाई 2 इज द y component। सो y component चाहिए था, वो आ रहा 3 cos pi t by 2। 3 cos pi t by 2, 3 cos pi t by 2, 3 cos pi t by 2। ठीक है, तो किसी टाइम पे पार्टिकल कहीं पे भी आया तो उसका पोजीशन वेक्टर बताना था। थीटा को मैंने ओमेगा टी लिखा, ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी लिखा और उससे हमारा आंसर आ गया। फिर क्लियर है ये बातें? अगले सवाल की ओर बढ़ सकते हैं। अगला सवाल हमारा जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, a particle of mass m is fixed to one end of a light spring having the force constant k and unstretched length L. The other end is fixed. The system is given an angular x speed of omega about the fixed end of the spring such that it rotates in a circle in a gravity free space. बेटा कोई ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, तो बताइए स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच होगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि अगर एक डब्बे को मैंने स्प्रिंग से बांध के रखा है और कुछ नहीं किया तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहेगी। डब्बे को मैंने क्या किया, m मास का डब्बा था, उसको स्प्रिंग से बांधा, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ l हो गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको मैं घुमाने लगूंगा मेरे बच्चे, तो स्प्रिंग हो जाएगी इलोंगेट। ये तो आप जानते हो क्यों हुई स्प्रिंग इलोंगेट, क्योंकि स्प्रिंग को किसी ने बाहर की तरफ खींचा। किसने खींचा? डब्बे पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने। स्प्रिंग को किसी ने बाहर की तरफ खींचा, किसने खींचा? डब्बे पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, और यहां पे स्प्रिंग में हो गया इलोंगेशन। कितना इलोंगेशन आया स्प्रिंग के अंदर? x। स्प्रिंग के अंदर कितना इलोंगेशन आया मेरे बच्चे? x का इलोंगेशन आया। तो ये डब्बा, इस पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? स्ट्रेच निकालना है, x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, ओमेगा से आप इसको घुमा रहे हो तो इस पे फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। बेटा यहां पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। स्प्रिंग भी तो कोशिश करती है इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। जैसे स्प्रिंग को पकड़ के खींचा तो स्प्रिंग ने कोशिश करी कि नहीं भाई मैं नहीं इलोंगेट होंगी, तो स्प्रिंग मना कर रही थी उसके लिए। तो स्प्रिंग की टेंडेंसी है, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो तो वो अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, स्प्रिंग को दबाते हो तो भी वो अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहती है। ये नेचुरल लेंथ, आपने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आना चाहती है, अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहती है। उसके लिए स्प्रिंग क्या करती है? एक फोर्स लगाती है। तो आपका फोर्स जो था उसके अगेंस्ट में स्प्रिंग का फोर्स आया, क्योंकि यहां पे अभी इक्विलिब्रियम की बातें हो जाएगी बेटा यहां पे। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं खींच सकती ना, मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं खींचेगी स्प्रिंग। तो बेटा मैक्सिमम इलोंगेशन अगर यहां पे हम कंसीडर करते हुए चलते हैं तो स्प्रिंग अभी मैक्सिमम इलोंगेशन पे है, इससे ज्यादा इसका इलोंगेशन नहीं हो सकता, मतलब अब डब्बा बाहर नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में m ओमेगा स्क्वायर r बराबर mg होगा। बेटा रेडियस यहाँ पे l प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। सो क्या कर रहा हूं मैं, kx के बराबर होगा। सो m ओमेगा स्क्वायर r की जगह l प्लस एक्स इक्वल्स टू kx। m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू kx। बेटा x को उधर ले आओ, तो m ओमेगा स्क्वायर l इक्वल्स टू kx माइनस का m ओमेगा स्क्वायर x। सॉल्व करें। m ओमेगा स्क्वायर l इक्वल्स टू k माइनस का m ओमेगा स्क्वायर यहां पे x। बेटा x निकालना था आपको, मिल चुका होगा अब तो x सभी को। यहां से सॉल्व किया, x का वैल्यू आया m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाय k माइनस का m ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इलोंगेशन बोलो या फिर स्ट्रेच कितना हुआ ये बताओ। सर आपने दोनों फोर्सेस को बैलेंस क्यों किया? क्वेश्चन में तो कहीं दिखाई नहीं है कि इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। अरे मेरे बच्चे, नादान बच्चे, स्प्रिंग को अगर आपने इलोंगेट कर दिया, मैक्सिमम इलोंगेशन हो चुका है अभी स्प्रिंग का। अगर स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया तो क्या ये और ज्यादा इलोंगेट हो सकती है? अब नहीं हो सकती सर। सर और ज्यादा इलोंगेशन नहीं हो सकता। दैट मींस अब ये डब्बा जो पहले अंदर था, इलोंगेशन हुआ, जैसे जैसे इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन समझते हो, जैसे जैसे स्प्रिंग खुलती गई डब्बा बाहर गया बाहर गया बाहर गया।
अब मैक्सिमम एलोंगेशन हो गया, तो अब डब्बा इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकता, तो बाहर जितना भी फोर्स लगा लो स्प्रिंग फोर्स उसको बैलेंस कर देगी, जो कि यहां किया था मैंने। फिर तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, नोट कर लेंगे सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। किए नोट से बिने बड़े आगे। अगला सवाल, ऑन अ अनबैंक्ड रोड अ साइक्लिस्ट नेगोशिएटिंग अ बेंड ऑफ रेडियस r एट अ वेलोसिटी v मस्ट लीन इनवर्ड बाय एन एंगल थीटा इक्वल टू, बेटा वो बोल रहा है कितने एंगल पे बेंड करेगा फॉर द सेफ टर्न। लीन मतलब कितने एंगल पे वो झुक रहा है, वहां पे कितने एंगल पे बेंड हो रहा है मेरे बच्चे, ये बताना आपको। मैंने बताया था ना बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, याद आया कुछ फॉर्मूला? दिस इज द सेफ स्पीड, सेफ स्पीड का फॉर्मूला था ये। अगर किसी भी साइक्लिस्ट को, किसी भी मोटरसाइक्लिस्ट को मुड़ना है तो इतनी स्पीड से मुड़ेगा तो जाके काम बनेगा। थीटा इज द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। बेटा वो थीटा मांग रहे इस बार, सो थीटा अगर मांग रहे सो tan थीटा v स्क्वायर बाय आर जी, सो थीटा हो जाएगा मेरे बच्चे tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला था इसमें। चलो भाई ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही था। अगला सवाल क्या कहता है? अ पेंडुलम बॉब हैज अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड व्हाइल पासिंग थ्रू द लोएस्ट पॉइंट। पेंडुलम बॉब है बेटा, उसका पास जो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकेंड की। सो एट द लोएस्ट पॉइंट, जहां पे हम हमेशा बोलते थे कि मैक्सिमम स्पीड होगी, इसके पास है 3 मीटर पर सेकेंड while passing through the lowest point. The length of the pendulum is 0.5 मीटर। इस पेंडुलम का लेंथ 0.5 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। Then its speed when it makes an angle 60 डिग्री। भाई जब इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया यहां पे, तो बताइए इसके पास कितनी स्पीड होगी उस टाइम पे? फिर जब उसने एंगल बनाया 60 डिग्री का, व्हाट विल बी द स्पीड? बड़ा ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा इसके लिए तुम्हें। एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल क्या कहता है कि सर यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी है, बट यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि हमने यहां पे ले लिया रेफरेंस। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पे हमने क्या ले लिया? रेफरेंस ले लिया, और रेफरेंस पे तो तुम भी जानते हो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अभी मैं पहुंच चुका हूं यहां पे, तो ये हाइट मुझे नहीं पता कितनी होगी, तो उसके लिए मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला ये लेंथ L थी पूरी, बिल्कुल थी सर, ये लेंथ पूरी L थी, तो इस L का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा विच इज योर L cos 60 डिग्री। सोचो जरा क्या ये बात सही रहेगी? बेटा ये पूरा लेंथ L था, ये भी पूरा लेंथ L था, L का एक कंपोनेंट यहां पे आया L cos 60, तो ये हाइट कितना हो जाएगा बेटा? L माइनस L cos 60। हाइट कितना हो जाएगा? L माइनस L cos 60। cos 60 1/2 होता है, L माइनस L/2, यानी कि L/2 इज द हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी बेटा। कितनी हाइट पे गया वो? L/2 हाइट पे गया। क्या आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे इसमें? बिल्कुल सर, मैं यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, और एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हमने देखा कि इनिशियली मेरे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। फाइनली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी है और साथ ही साथ मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। मेरे बच्चे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ m into 3 का स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg h की जगह L/2। भैया m से सारे m मर जाएंगे, 9/2 इक्वल्स टू v स्क्वायर बटा 2 प्लस का g का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, ले लो, कुछ नहीं बोला सर उसने। लेंथ 0.5 बोला है अपॉन का 2। मेरे बच्चे यहां पे 2 से 2 मर जाएंगे सारे, सो 9 इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस का 5। सॉल्व करने पे v स्क्वायर आता है 4 और v का वैल्यू बनता है 2 मीटर पर सेकेंड। अरे 9 में से 5 जाएंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 ही तो बचेगा, तो v स्क्वायर आपका 4 के बराबर, यानी v हमारा बराबर होगा 2 मीटर पर सेकेंड के। तो 60 डिग्री के एंगल पे जो स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी। आप देख रहे हो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड 3 मीटर थी, यहां पे स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे ऊपर जाओगे स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा था। यही बोला था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने आप लोगों को।
तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की ही बातें फॉलो करते हुए हम यहां चलेंगे और इसको जरूर नोट करेंगे। तो फटाफट से लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। फटाफट से कर लो यार, इसको लिख लिया सभी ने? चलें अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोलता है अ वेटलेस थ्रेड कैन विथस्टैंड टेंशन अप टू 30 न्यूटन। भैया एक रस्सी है जो कि 30 न्यूटन का फोर्स वेट विथस्टैंड कर सकती है। एक पत्थर है बेटा जिसका मास 0.5 kg का है, इसको मैंने बांध दिया रस्सी से और अब इसको घुमा रहा हूं सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस है 2 मीटर इन अ वर्टिकल प्लेन। देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी। बेटा इस केस में मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकल सर्कल में आप इसको घुमा रहे हैं, आप इसको घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कल में, तो यहां पे आपका पत्थर था, रस्सी के अंदर जो टेंशन आ सकता है वो कितना हो सकता है? 30 न्यूटन का हो सकता है सिर्फ सर। रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो सिर्फ 30 न्यूटन का हो सकता है, ठीक है। मास जो दे रखा है वो 0.5 kg का है और हमसे बोला है कि जी का वैल्यू, रेडियस का जो वैल्यू है वो 2 मीटर का है और जी का वैल्यू 10 ले लेना, ठीक है बेटा। उसने बोला मैक्सिमम स्पीड कहां होगी? आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं, मैं जानता हूं कि यहां पे मैक्सिमम स्पीड होती है हमारे पास ऑलवेज। अब उसने क्या मांगा है? एंगुलर स्पीड मांगी है, तो मैं बोल देता हूं कि यार यहीं पे मेरे पास मैक्सिमम एंगुलर स्पीड भी होती है, क्योंकि जहां पे नॉर्मल स्पीड मैक्सिमम वहां पे एंगुलर स्पीड भी मैक्सिमम। ऊपर जाते जाते एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी बेटा, ठीक है, ऊपर जाते जाते एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। तो लोएस्ट पॉइंट पे ही एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होती है। लोएस्ट पॉइंट पे आप देखेंगे तो बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है, बॉडी पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r और ये लग रहा है टेंशन T, ठीक है, यहां पे सेंटर वाला पॉइंट था बेटा। इस केस में T जो होगा वो mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा, तो mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, यहां पे ओमेगा निकालना है, टेंशन है 30, मास है 0.5, g का वैल्यू 10 लिया, प्लस 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस 2 हो जाएगा बेटा। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, ये 30 इज इक्वल्स टू 5 प्लस का 1 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बेटा 25, तो ओमेगा का वैल्यू बन जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर, 5 रेडियन पर सेकेंड ए ऑप्शन में मिल रहा है, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। और आपको यह पता होना चाहिए कि मैक्सिमम स्पीड होती कहां है, तो हमें भी जो पता है, आपको भी पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी एट द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे होता है ना, लोअर मोस्ट पॉइंट पे, लोअर मोस्ट पॉइंट है ये। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू पता है अपने को, mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, सॉल्व किया, ओमेगा निकाल लिया, 5 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। सही है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? सही, बढ़िया चल रहा है काम, इसको करो। A body is tied to a string of length L is revolved in a vertical circle with the minimum velocity. When the body reaches the uppermost point, the string breaks and the body move under the influence of the gravity along a parabolic path. Then the horizontal range. बेटा रेंज निकालना है, बोला गया है पार्टिकल सर्कल में घूम रहा था बेटा, वर्टिकल सर्कल में घूम रहा था, पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूम रहा था एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी टूट गई और ये पार्टिकल अब सीधा जा रहा है, और जब वो सीधा गया तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसने पैराबोलिक पाथ फॉलो किया। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दैट पाथ। इस पाथ का रेंज बताना है आपको। बेटा कैसे करोगे इसको सॉल्व? इस पाथ के रेंज को कैसे बताएंगे? देखो यार ध्यान से सुना, पहली बात तो वी नो बेटर दैट एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट ऑफ आर जी होती है, नहीं होती क्या? मना मत करना, आर की जगह यहां पे एल आएगा और जी की जगह जी ही चलने देना, क्योंकि यहां पे आर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। आर जो है यहां पे एल के बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे। ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है, ये पता है हम लोगों को। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें रेंज का फॉर्मूला वो होता था v अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। मेरे बच्चे यहां पे रेंज x हो जाएगा, v कितना है? अंडर रूट ऑफ एल जी इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट कितना हो जाएगा यार? ये हाइट कितना है? क्या ये हाइट जो है वो 2l के बराबर होगा? सोच के देखो,
ये हाइट क्या 2l के बराबर हो जाएगा, तो यहां पे 2l डिवाइड बाय g। बेटा देखो अंडर रूट जी से अंडर रूट जी मर जाएगा, ये इधर आएगा, सो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2l इंटू l। मेरे बच्चे ये बनेगा 2l, तो रेंज जो होगा वो 2l के बराबर होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। बी ऑप्शन चेक कर लीजिए, यही बन रहा होगा फाइनल आंसर। चीजें बहुत आसान है, बस आपको फंडा पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको फंडे पता है, तो आपको कोई नहीं रोकेगा यार। और ये बात डरना भूल जाओ कि सब मुझसे नहीं हो रहा है। भाई तुम्हें फंडे पता है, सारे कॉन्सेप्ट्स पता है तुम लोगों को, तो फिर क्यों नहीं होगा, कर लोगे ना सॉल्व, बढ़ सकते हैं आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, बेटा यहां पे बॉडी रेस्ट पे थी and sliding along a frictionless track from a height h as shown in the figure, just completed a vertical circle of diameter AB which is equals to d। बेटा पूरा vertical circle complete किया उसने, तो height h किसके बराबर होगा ये बताना है आपको। height h किसके बराबर होगा? बेटा मुझे क्या लगता है कि इसको सॉल्व करने के लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं बिटवीन द पॉइंट्स P and B using conservation of mechanical energy, using कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया बिटवीन द पॉइंट्स P एंड B, बिटवीन पॉइंट्स P एंड B, P और B के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल किया। P पॉइंट पे पार्टिकल रेस्ट पे था, P पॉइंट पे पार्टिकल जो था वो था रेस्ट पे, यानी कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली हो जाएगी 0, लेकिन यहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी थी विच इज इक्वल टू mgh। बी पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचा, बी पॉइंट पे इस पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होगी, सो एट पॉइंट बी वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ आर जी, वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा d/2 इंटू जी। अरे यार ये पूरा डायमीटर d दे रखा है, तो रेडियस जो होगा वो d/2 नहीं होगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला हाफ mv², तो हाफ mdg/2, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली विच इज इक्वल टू mg इंटू हाइट d। तो चलो भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगाते। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली हमने बोला कितनी 0 है सर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली हमने बोला mgh है सर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली हाफ m इंटू d/2 इंटू जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली m इंटू d इंटू जी। तो mgh इक्वल्स टू mgd/4 प्लस mgd। चलो भाई mg से mg मारो सबको, यहां पे सॉल्व किया 5d/4 बनता है बेटा ये, तो h का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है इट विल बी इक्वल टू 5d/4। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को कि नहीं आई? h का वैल्यू 5d/4, 5d/4 देखो भाई डी ऑप्शन मिल रहा है आपका। एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना था, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं सवाल में, बस इतनी सी बात। देखो कैसे पता चलेगा एनर्जी कंजर्वेशन लगाया कैसे लगाया, आपको बस चेक करना है कि यार कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। कोई शक है इसमें? नहीं है? बढ़े अगले सवाल पे, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें पहला सवाल हमसे पूछा गया 2021 में, बोला गया है अ स्मॉल बॉब tied at one end of a thin string of length 1 meter is describing a vertical circle so that the maximum and the minimum tension in the string are in the ratio of 5:1. The velocity of the bob at the highest point is, बेटा यूजुअली हम जानते हैं मिनिमम टेंशन 0 होता है, लेकिन इन्होंने बोला है मिनिमम टेंशन 0 नहीं है बल्कि 5:1 के रेशियो में है। मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशियो 5:1 का है। इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी ये बताना है। दिमाग मत लगाना, अंडर रूट ऑफ आर जी मत लगाना। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर अंडर रूट ऑफ आर जी होता है तो टेंशन 0 होता है, यहां पे मिनिमम टेंशन 0 नहीं है, तो वेलोसिटी भी अंडर रूट आर जी नहीं होगा, कुछ और ही होगा। सोचो जरा क्या आंसर होगा इसका। मैक्सिमम टेंशन कितना होता था सर? मैक्सिमम टेंशन होता था mg प्लस mv²/r। r यहां पे रेडियस हो जाता था। जहां पे मैक्सिमम टेंशन होता है वहां पे वेलोसिटी v1 मान लीजिए बेटा।
जहां पे मिनिमम टेंशन होता था जिसको हम बोलते थे mv²/r, यहां पे वेलोसिटी v2 मान लिया माइनस का mg। बेटा ये मैक्सिमम टेंशन है, ये मिनिमम टेंशन है। बेटा जहां पे टेंशन मैक्सिमम था वहां पे वेलोसिटी v1, जहां पे टेंशन मिनिमम था वहां पे वेलोसिटी v2। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया तो इनको डिवाइड करने से जो रेशो आ रहा है 5:1 का आ रहा है। पहली बात, सारे मास से मास हटा दीजिए भाई, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो g प्लस v1² डिवाइडेड बाय v2² माइनस का g इक्वल्स टू 5/1। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहां पे, एंड जब हमने इसको सॉल्व किया मेरे बच्चे, तो एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा जगह बचा लें। हाँ, हमने इसको सॉल्व किया तो rg प्लस v1, तो ये हो जाएगा rg प्लस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर माइनस का rg इक्वल्स टू 5/1। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा rg प्लस v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 v2 का स्क्वायर माइनस का 5rg। तो 6rg इज इक्वल्स टू 5 v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। बेटा ये हमारी पहली क्वेश्चन है, बहुत काम की है, इक्वेशन नंबर 1 नामकरण करते हैं। अब मुझे v1 और v2 में चाहिए रिलेशन, है ना बेटा। हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी हमारी v2 हो जाएगी, एट द लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी हमारी v1 हो जाएगी, क्योंकि यहां पे v1 इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट एंड v2 इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहां पे टेंशन मिनिमम रहेगा, यहां पे टेंशन मैक्सिमम रहेगा। दोनों के बीच में अगर मैं हाइट की बात करूं यहां पे, तो यहां पे हाइट जो होगा बेटा 2 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि r जो रेडियस है वो 1 मीटर का है। जो रेडियस है बेटा वो कितना है यहाँ पे 1 मीटर का, या फिर लेंथ बोल लो, एक ही बात है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया यहां पे और यहां पे, तो यहां पे हाफ m v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू mg इंटू एच प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर। सारे m से m मर जाएंगे, v1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू g इंटू एच, 2g प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। तो v1 स्क्वायर को यहां पे लिखा मैंने कितना, ध्यान से देखना, v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4g प्लस का v2 का स्क्वायर। चले भाई, ये वाली इक्वेशन हमारे काम की है। v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4g माइनस v2 स्क्वायर, इसको उठा के यहां पुट करते हैं, इसको उठा के यहां पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आओ अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा यहां 6rg बन रहा था इक्वल्स टू 5v2 का स्क्वायर, ये है माइनस का v1 का स्क्वायर, 5v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। बेटा r का वैल्यू इन्होंने बोला है 1 मीटर का होगा, तो ये 6g इज इक्वल्स टू 5v2 का स्क्वायर माइनस v1 की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 4g प्लस v2 स्क्वायर, 4g प्लस v2 का स्क्वायर। 4g इधर आएगा, 2g इज इक्वल्स टू 4v2 का स्क्वायर, सो g बाई 2 इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। माइनस का, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं वही सोचा था आंसर मैच क्यों नहीं करेगा इसमें, सॉरी माय मिस्टेक। माइनस का 4g, 10g इज इक्वल्स टू 4v2 का स्क्वायर, g का वैल्यू 100 ले लिया, 100 इक्वल्स टू 4v2 का स्क्वायर, सो 25 इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर। तो यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ v2। v2 इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि जहां पे मिनिमम टेंशन था वहां पे वेलोसिटी v2 था एंड इट कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो जहां पे टेंशन मिनिमम था वो हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड होगा। लिख लीजिए भाई इसको, न्यूमेरिकल टाइप का सवाल 2021 में हमसे पूछा गया था। लिखो इसको भी, लिखा हो गया। आगे बढ़े अगले सवाल पे। बोला गया द पॉइंट ए moves with a uniform speed along the circumference of a circle having the radius of 0.36 meter and covers 30 degree in 0.1 seconds. The perpendicular projection P from A on the diameter Mn represents the simple harmonic motion of P. बेटा सिंपल सी बात है, आप भी समझते हो। SHM जब आपने पढ़ा था तो बोला था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है,
अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी जो शैडो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है अलोंग द डायमीटर। जैसे पार्टिकल है यहां पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा इसकी शैडो इधर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, पार्टिकल यहां पे आएगा शैडो यहां जाएगी, पार्टिकल फिर से आगे बढ़ेगा तो शैडो फिर से पीछे की तरफ जाती रहेगी। तो एक चक्कर पार्टिकल काटता है उसमें शैडो यहां से इधर जाती है फिर से इधर आ जाती है, फिर अगला चक्कर काटता है पार्टिकल फिर से शैडो इधर जाती है इधर आती है। एसएचएम हो रहा है शैडो का, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है शैडो एसएचएम कर रही है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है शैडो एसएचएम कर रही है। ठीक है, ये वाली बात ये भी समझा रहे थे। सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो है 0.36 मीटर, सर्कल का रेडियस 0.36 मीटर है और 30 डिग्री को कवर किया जा रहा है 0.1 सेकेंड्स में। ठीक है, द रिस्टोरेशन फोर्स पर यूनिट मास व्हेन P टचेस M। बेटा जब P M को टच करेगा व्हाट विल बी द रिस्टोरेशन फोर्स? सीधी सी बात है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और जब वो पार्टिकल यहां पे आता है तो पार्टिकल पे एक रिस्टोरेशन फोर्स लगता है विच इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स M ओमेगा स्क्वायर R। ठीक है, वो बन जाएगा M ओमेगा स्क्वायर R, पर उसको क्या चाहिए बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास, तो उसको चाहिए F अपॉन M विच इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R। बेटा ओमेगा को लिखते हैं क्या? अरे यार थीटा को लिखते हैं ओमेगा टी, तो ओमेगा को क्या थीटा अपॉन टी नहीं लिखेंगे? है क्या यार तुम भी? चलो भाई बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास कैन बी रिटन एज थीटा का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर डॉट आर। रेडियस 0.36 बोलिए हम लिख लेंगे, पर ये थीटा अपॉन टी कितना निकालें? थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? 30 डिग्री? नहीं सर, कुछ और निकाले। एंगुलर स्पीड निकालनी है, किसी से भी निकाल लो भाई। सुनो, आपको एंगुलर स्पीड निकालनी है, इतना टाइम में इतना एंगल कवर किया, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द टाइम। मुझे नहीं पता कि जब वो एम पॉइंट पे आएगा तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं नहीं जानता हूं। जब वो एम पॉइंट पे आएगा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि ये जो डाटा गिवन है इससे मैं इसकी वेलोसिटी तो निकाल सकता हूं। एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं थीटा अपॉन टाइम। मुझे नहीं पता सर 30 डिग्री क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर मैं एंगल को 30 डिग्री यहां पुट करता हूं और टाइम को पुट करता हूं 0.1, 30 डिग्री नहीं पुट करेंगे, आप भी समझते हो एंगल को हम रेडियन में पुट करते हैं मेरे बच्चे, इट विल बी π/6 इंटू 0.1। सो बेटा ये बन जाएगा पाई अपॉन 0.6 रेडियन पर सेकेंड। मैंने क्या बोला आपसे? मुझे नहीं पता कि जब पार्टिकल एम पॉइंट पे आएगा तो उसका एंगल कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है। तो जो डाटा मुझे गिवन है कि 30 डिग्री कवर कर रहा है 0.1 सेकंड में, उससे तो मैंने ओमेगा निकाल लिया। यही ओमेगा उठा के मैं अब यहां रख दूंगा, ये सब करने की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओमेगा की वैल्यू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.6, रेडियस कितना 0.36। है क्या बात है, पूरा काम खत्म हो जाएगा और यहां पे पाई स्क्वायर बन जाएगा, जिसको आप 9.6 लिखोगे बेटा। तो F by M is 9.6, तो 9.6 वाली कहानी मुझे सिर्फ सी ऑप्शन में दिख रही है। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ लो बात को। यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब पूरे रास्ते में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, और उन्होंने क्या बोला कि 30 डिग्री को कवर करने में 0.1 सेकंड लगा, तो क्यों ना मैं इससे एंगुलर स्पीड निकाल लूं। एक बार एंगुलर स्पीड निकल गई तो पूरे रास्ते में सेम एंगुलर स्पीड से ही चलता रहेगा पार्टिकल। एक बार अगर आपने एंगुलर स्पीड को निकाल लिया ना, अब पूरे रास्ते में वो सेम एंगुलर स्पीड से चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं करेगा उसमें। तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, हर जगह एंगुलर स्पीड सेम रहेगी जो वहां थी। ठीक है, लिख लो इसको भी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है अ पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग द रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फिक्शियस फोर्स। फिक्शियस मतलब सोच रहा ऐसा कुछ फोर्स होगा, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस बेटा, है ना, ये बोला गया बिल्कुल। मेरे बच्चे बोला एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल। बेटा सेंट्रल फोर्स क्या होता है? यहां पे अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पे सेंट्रल फोर्स लग रहा है, यानी एक ऐसा फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, तो F फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ।
कहा गया है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। मेरे बच्चे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो वो बताइए जरा कि टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होगा r के साथ में। ये f क्या है बेटा? सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है सर। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इन्होंने भी क्या बोला है? अफिक्शियस फोर्स F। क्या बोला है? एक्शन ऑफ अ सेंट्रल, अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फिक्शियस फोर्स F C स्क्वायर। मेरे बच्चे यहां पे इसको लिख देता हूं मैं m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू c बाय r क्यूब। सो यहां से ओमेगा स्क्वायर को लिखूंगा c डिवाइड बाय m r का पावर 4, बाकी सब कांस्टेंट है इसलिए ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बेटा ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी। सर 2 पाई तो कांस्टेंट होता है ना, इसलिए ओमेगा को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t भी लिखते हैं। सो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है t के भी। इन दोनों रिलेशन से साफ पता चलता है कि t जो होगा हमारे वो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। सो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल आ रहा है r स्क्वायर के, जो कि बी ऑप्शन में मिलेगा आपको। ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4, omega inversely proportional to the r square, omega also inversely proportional to the t, so t is directly proportional to r square। थर्ड बी ऑप्शन यहां पे आपको बिल्कुल सही मिल रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगेन द क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। हो गया, बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है अ बीड ऑफ मास, बीड मतलब समझ तो एक मोती है, ठीक है, मोती जिसका मास m है और वो पॉइंट P a, b पे रुका हुआ है बेटा ऑन द वायर, जो कि एक पैराबोला की शेप में है, जिसकी इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू 4cx स्क्वायर। पैराबोला की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4cx स्क्वायर। मेरे बच्चे यहां पे ये घूम रहा है, पूरा पार्ट घूम रहा है, तो ये बीट भी घूमेगा। हाँ सर बिल्कुल घूमेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है मस्त एकदम। बेटा इनसे बोला गया है कि इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। देखो यार पहली बात तो इसको कटोरे की तरह, याद है मैंने कटोरे वाला केस सॉल्व कराया था आपसे, वैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे नॉर्मल लग जाएगा, वर्टिकल से एंगल थीटा मान लेते हैं, एक कंपोनेंट नॉर्मल का यहां बन जाएगा n cos थीटा, एक कंपोनेंट नॉर्मल का इधर बन जाएगा n sin थीटा, जो कि m ओमेगा स्क्वायर r को बैलेंस करेगा मेरे बच्चे। यहां पे ये रेडियस जो है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। खुद ही सोचो कि यहां पे यहां से लेके यहां तक कितना है? a है, तो ये जो पार्ट है रेडियस का वो a के बराबर हो जाएगा। सहमत हो मेरी बातों से? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। n sin थीटा m ओमेगा स्क्वायर r को बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा m ओमेगा स्क्वायर r को बैलेंस करेगा, n cos थीटा बैलेंस करेगा mg को। देखो तो ये रहा पार्टिकल, पार्टिकल पे mg वाला फोर्स नीचे लगेगा, n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, और ये वाला कौन सा हो गया था आपका? n sin थीटा। तो n sin थीटा बैलेंस कर रहा है m ओमेगा स्क्वायर r को। बेटा दोनों को आपस में डिवाइड किया, m से m मर जाएगा, n से n मर जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g। अच्छा एक बात बताओ, tan थीटा कैसे निकालें? सर इसका इक्वेशन दे दिया है मुझे, ये जो वायर है ना, वायर का जो एक कर्व बना हुआ है, कर्व का इक्वेशन पता है मुझे। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4c इंटू 2x, 2 4 जा 8 होता है बेटा, तो ये 8cx, और x का वैल्यू है a के बराबर। अरे x कितना है? a है ना, तो 8ca। बेटा dy बाई डी एक्स तो स्लोप होता है, dy बाई डी एक्स तो स्लोप होता है, और क्या स्लोप को tan थीटा नहीं बोलते हम लोग? क्या बात है सर, तो स्लोप बोलो tan थीटा बोलो, वो 8ca के बराबर हो जाएगा। चलो यहां पे पुट करने जा रहा हूं इसको मैं, यहां पे इसको पुट करने जा रहा हूं, 8ca इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कितना है? a के बराबर डिवाइड बाय g, a से a मर जाएगा, g इधर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8cg के, यहां से ओमेगा होगा अंडर रूट ऑफ 8cg, ओमेगा हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2cg। ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ 2gc, जो कि मुझे बी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हुए हैं जिसमें मैंने
कर्व की इक्वेशन दे रखी थी जिसका हमें डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालना था। फिर तो आपने डिफरेंशिएशन किया, स्लोप निकाला, तो फिर वो tan थीटा के इक्विवेलेंट आया और tan थीटा की जगह मैंने फिर स्लोप को पुट किया, सॉल्व किया, आई गेट द आंसर 2√2cg। बी ऑप्शन मिल रहा है मेरे बच्चे इसका। 2020 में सवाल पूछा गया था, लिख लीजिए इसको बेटा। x की वैल्यू बोलू, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मुझे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, b। रेडियस की बात करूं तो रेडियस भी हमारा a के बराबर है, x कोऑर्डिनेट भी हमारा a के बराबर ही है, तो x की जगह r और a पुट कर सकते हैं आप लोग। लिख लो इसको जल्दी से, ये पूरा पार्ट लिख लिया सभी ने। बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोलता है कि दो पार्टिकल a और b मूव करते हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे जिनका रेडियस r1 और r2 जैसा आप लोग देख सकते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, a ऊपर की तरफ है, b नीचे की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दे रखा है बेटा। सो t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा पे, π/2 ओमेगा पे आपको बताना है va माइनस vb कितना होगा। टाइम बराबर है π/2 ओमेगा, इसमें बताइए बेटा va माइनस vb कितना होगा। पहली बात तो मुझे दोनों पार्टिकल के लिए यह समझना पड़ेगा कि इस टाइम में उनने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ऑब्वियस बात है, दे आर मूविंग इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द इक्वल एंगुलर स्पीड। दोनों पार्टिकल की एंगुलर स्पीड सेम है बेटा, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। सो यहां से लिख सकता हूं थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, सो ओमेगा इंटू π/2 ओमेगा। सो थीटा बनता है π/2, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं बेटा, ये अपॉन में आएगा ओमेगा ना। सो थीटा आ रहा है π/2, यानी कि दोनों पार्टिकल π/2 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। उसके बाद कहां पहुंचते हैं, पहले वाले पार्टिकल की देखते हैं। पहला वाला पार्टिकल 90 डिग्री कवर करने के बाद यहां आएगा और ये बन जाएगा डायरेक्शन इसका। दूसरा पार्टिकल 90 डिग्री कवर करने के बाद यहां आएगा और उसका भी डायरेक्शन यह बन जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर फॉर्मेट में करूं, इट विल बी और नथिंग बट कितना बनेगा बेटा, ओमेगा इंटू r1, क्योंकि v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है बेटा, ये रेडियस r1 का हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू r1। डायरेक्शन देखो ये माइनस का i कैप। vb वेक्टर की बात करूं, डायरेक्शन बोलो ओमेगा इंटू r2 माइनस का i कैप। बोलो सही बात है, सहमत हो। दोनों के पास सेम एंगुलर वेलोसिटी है और दोनों का जो रेडियस है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, r1 और r2। इनिशियली वो पार्टिकल यहां पे थे, 90 डिग्री का एंगल कवर करने के बाद वो पार्टिकल यहां पे और यहां पे आ गए। va वेक्टर vb वेक्टर निकाल दिया है, va वेक्टर माइनस vb वेक्टर करना है। सो बेटा va वेक्टर माइनस vb वेक्टर माइनस ओमेगा r1 i कैप माइनस ओमेगा r i कैप। यहां पे r1 है, यहां पे r2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ओमेगा r2 i कैप माइनस ओमेगा r1 i कैप हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए r2 वाला प्लस में आ गया बेटा। ओमेगा को बाहर निकाल दीजिए, ओमेगा r2 माइनस का r1 i कैप। दिस इज द va वेक्टर माइनस vb वेक्टर। कहां पे मिलता है, ओमेगा r2 माइनस r1 i कैप, बी ऑप्शन में मिलता है। ओमेगा r2 माइनस r1 i कैप मुझे बी ऑप्शन मिल रहा है और यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बस इतनी सी बात थी इसमें। हाँ जी बिल्कुल इतनी ही बात थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने, बहुत बढ़िया। यहां पे हमारा जो सर्कुलर मोशन है उसका होता है समापन। उम्मीद करता हूं जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए वो आपको समझ आए होंगे, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो आपको समझ आए होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए वो भी क्लियर होंगे। फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, वीडियो दोबारा देखना है, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए www.magnetbrain.com। उस पर आप IIT JEE में जाएंगे तो यहां पे आपको आपके जो क्रैश कोर्स है इसकी पूरी वीडियोस मिल जाएंगी बेटा। फिर चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या फिर मैथमेटिक्स की हो, सारे लेक्चर्स अभी तक के जितने हो चुके हैं तीनों सब्जेक्ट में, सब के सब यहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो रादर देन कि आप इधर उधर जाके टाइम वेस्ट करो, आप सीधा वेबसाइट पे और यहां से सीधा लेक्चर देखना स्टार्ट करो अपने। बहुत फायदा मिलेगा, बहुत टाइम बचेगा आप लोगों का, ठीक है। और ये सारी चीजें आप जानते ही हो कि यार हम लोग ऑलवेज आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, और कंटेंट अगर फ्री है तो उसमें कोई कंजूसी नहीं करेंगे फिर, ठीक है। ये प्रॉमिस है हमारा, ये वादा है आप लोगों से। तो ये सारी चीजें आपको फ्री में रहेगी बेटा, और इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि कंटेंट में कोई कमी रह जाए, कुछ हो जाए। पूरा जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है हमने आपको सारी प्रोवाइड करा दी यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार शिद्दत से फॉलो कर लोगे चीजों तो सिलेक्शन को तो होना ही है फिर, है ना।
अपार्ट फ्रॉम दिस, जाने से पहले जो 3 काम आप लोग हमेशा करते हो वो ये है, चैनल पे अगर नए हो तो वो जो लाल बटन है उसको जरूर दबा देना, उसके बगल में जो घंटा है उसको जरूर बजा देना, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाकी अपने भाई बंधु सखा सहेली तक इस सेशन को जरूर शेयर करना है, उनको बोलना है कि भाई अगर जेई का एग्जाम फोड़ना है ना तो इधर उधर जहां मत जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा मैग्नेट विंड आके तैयारी शुरू कर दो अपनी, ठीक है। बाकी सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। और यही है कहानी हमारी इस आज के सर्कुलर मोशन की। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।